कि आज बाजार के लिए जो 4 सबसे बड़े ट्रिगर्स हैं वो कौन से हैं। पहला तो ये कि ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मुलाकात हुई है। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को ये संकेत दे दिया है कि आप नेटो की मेंबरशिप की जो आप ख्वाब पाल के बैठे हैं उसको आप छोड़ दीजिए। इसके अलावा क्रीमिया जिसको रूस ने अपने कब्जे में ले लिया वो आप रूस के पास ही रहने दीजिए। देखते हैं कि आगे बात किस तरह से बढ़ती है। वैसे ज़ेलेंस्की ने कहा है कि पुतिन के साथ आमने सामने बैठ के बातचीत करके ही कोई समाधान निकलेगा और ट्रंप ने भी कहा है कि जल्द ही इस पर ट्राई पार्टी मीटिंग एक होने वाली है। देखते हैं कि युद्ध विराम को लेकर अच्छी खबर कब आती है। डाउ जोन्स से कोई खास संकेत नहीं है। 34 अंक नीचे बन गिफ्ट निफ्टी में देखने की सपाट कारोबार हो रहा है कल की तेजी के बाद। लेकिन पीएम मोदी ने एक अहम बैठक की है नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के रोड मैप को लेकर और इस बैठक में तमाम बड़े सेक्रेटरी शामिल हुए, तमाम बड़े मंत्री शामिल हुए। ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर है, अपने रिपोर्टर को जोड़ेंगे और समझेंगे कि क्या कुछ चर्चाएं इस बैठक में हुई हैं। इस पर आगे हम बातचीत करेंगे। लेकिन एफआईज जो कि लगातार भारतीय बाजार से रूठे हुए थे, दूरी बनाए हुए थे, एफआईज ने थोड़े लौटने के संकेत दे दिए हैं। कैश को अगर आप देखेंगे तो 550 करोड़ रुपए की बाइंग है। 4 दिनों की लगातार बिकवाली पर ब्रेक लगी है। लेकिन इस महीने को अगर आप देखेंगे तो ये दूसरा सत्र है जब एफआईज की तरफ से खरीदारी का आंकड़ा है और इसके पहले जो खरीदारी का आंकड़ा था निश्चित तौर पर हमने देखा था कि भारतीय एयरटेल की जो ब्लॉक डील थी उसके चलते खरीदारी हुई थी। लेकिन कल एक्चुअल बाइंग हुई है और कैश से इतर अगर आप स्टॉक फ्यूचर्स को देखेंगे तो करीब 4000 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग वहां पर हुई है। तो एफआईज के फ्रंट पर चीजें थोड़ी सी पॉजिटिव हो रही हैं, लेकिन जितना चाहिए था ना, दिक्कत यह है कि उतना मिला नहीं है। एफआईज को थोड़ा ज्यादा शॉर्ट कवरिंग करना चाहिए था। उम्मीदें थी क्योंकि सारे के सारे जो संकेत थे हमारे पक्ष में थे। देखते हैं कि क्या आज एफआईज वो ट्रिगर दबाते हैं। सेबी आईपीओ के नियम आसान करने को लेकर कोई बातचीत हुई है, कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं, इसकी आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये 4 बड़े ट्रिगर हैं आज भारतीय बाजार के लिए। ट्रिगर आज उतने मजबूत, उतने खास नहीं है, तो हो सकता है कि बाजार में आज एक रेंज में पॉजिटिव बायस के साथ आप कारोबार करते हुए देखेंगे। एफआईज क्या करते हैं, क्या एफआईज आज फिर से शॉर्ट्स कवर करते हैं, बाइंग करते हैं? बाजार की नजर आज इस पर भी रहेगी। तो चलिए जरा आगे बढ़ते हैं फटाफट। और हमने देखा कि कल 45 मिनट की बैठक हुई है ज़ेलेंस्की और ट्रंप के बीच में। इसके पहले अलास्का में पुतिन और ट्रंप मिले थे। तो कोशिशें तो हो रही हैं कि जो 3.5 साल से युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच में, इसको खत्म किया जाए। और ये युद्ध खत्म होने से ना सिर्फ अमेरिका का फायदा है बल्कि यूरोप के नेता भी इससे राहत की सांस लेंगे। और भारत जो कि रूस से संबंधों के लिए अमेरिका की तलखी झेल रहा है, भारत को भी कहीं ना कहीं इस पर राहत मिलेगी। लेकिन क्या कुछ हुआ है थोड़ा विस्तार समझते हैं। शरद के पास है पूरी की पूरी डिटेल्स ग्लोबल मार्केट्स को लेकर। शरद, थोड़ी पॉजिटिविटी, थोड़ी सकारात्मकता बनते हुए दिख तो रही है। अभी देखिए मैटर ऑफ टाइम है कि कब होता है। लेकिन पूरी की पूरी नजरें अब ट्रंप और पुतिन और साथ में ज़ेलेंस्की की बैठक पर होगी। बताइए संकेत कैसे निकल के आ रहे हैं? जी बिल्कुल अभिषेक, संकेत जो है जिस तरह भी बात चले भारत को फ़ायदा होने वाला है। अभी इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि यूक्रेन के साथ भी भारत का ट्रेड है और यूरोप के साथ भी है। तो बहुत सारे अनसर्टेनिटीज़ के कारण एक्सपोर्टर्स अपने जो एक्सपोर्ट्स है वो टैरिफ्स हो या कुछ और जियोपॉलिटिकल इश्यूज वो रोक के रखें। तो अगर जैसे क्लैरिटी आता है तो एक अच्छी अपमूव देखने मिल सकती है। लेकिन कल की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी। व्हाइट हाउस में ट्रंप से मिले ज़ेलेंस्की और इस बार भी जो है ज़ेलेंस्की की बात करें तो अच्छी बातचीत हुई है। ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और यूरोपियाई नेताओं से भी मुलाकात की। तो एक एक करके यूरोप के भी जो सारे जो मिनिस्टर्स हैं, जो हेड ऑफ स्टेट्स है, वो भी आ रहे थे। तो यानी कि ओवरऑल यूरोप भी चाहता है कि ये इशू जो है यूक्रेन और रशिया का सॉल्व हो जाए, तो अनसर्टेनिटी कम रहेगी। और एक चीज़ याद रखिए, भारत धीरे धीरे करके एफटीए भी जो है जल्द से कर रहा है। तो ये बहुत अच्छी रणनीति देखने मिल रही है। ज़ेलेंस्की ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से सीधे बातचीत करने की ज़रूरी बताई और ट्रंप ने युद्ध समाप्ति की संभावना जताई। यानी कि सीज फायर हुआ नहीं है पर धीरे धीरे करके जो है ये ग्लोबल अनसर्टेनिटी कम हो सकती है। पुतिन ने युद्ध नहीं चाहते हैं और युद्ध खत्म होने का बेहतर संभावना, ये ट्रंप की जो है अहम जो है स्टेटमेंट आई है। ट्रंप ने पहले ही युद्ध विराम की मांग से पीछे हटते हुए नया रुख दिखाया है और बाद में ट्रंप ने रूस की राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी बातचीत की। यानी कि ज़ेलेंस्की के साथ मीटिंग तो हुआ ही, फिर आप कह सकते हैं पुतिन से भी जो है उन्होंने फ़ोन पे बात किया। इस दौरान यूक्रेनी राष्ट्रपति, यूरोपीय नेता व्हाइट हाउस में मौजूद थे और यूक्रेन की क्रीमिया क्षेत्र को लेकर औपचारिक रूप में रूस को सौंप देना चाहिए। यानी कि जो क्रीमिया का एक एरिया है यूक्रेन का वो रशिया को जाए। उसी के बेसिस पे तो यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ था इनिशियली और यूरोपीय देशों की मदद से यूएस लगभग 90 अरब डॉलर का हथियार भी खरीदेंगे ज़ेलेंस्की में। यानी कि यूक्रेन जो है एक आर्म्स डील कर सकता है यूएस के साथ। तो देखिए
यहाँ पे बातचीत चल रही है, नेगोशिएशंस हो रहा है और एक्सपेक्टेड है कि ये थोड़ी सी पॉजिटिव अपमूव यहाँ देखने मिल सकती है जिस तरह ग्लोबल अनसर्टिनिटी की बात करें। लेकिन अभिषेक, बाजार क्या कहते हैं? यूएस मार्केट्स पे नज़र डालें, डाउ जोन्स और नैस्डैक बहुत छोटे रेंज में है और पूरे बाजार जो थोड़ी रुकी हुई है क्योंकि जैक्सन होल के सिंपोजियम होने वाला है 21 से 23 अगस्त तक और ये जो है डिसाइड करेगा कि फेड के रेट कट्स किस तरफ मुड़ने वाले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है मैक्रो डेटा ट्रैक करने के लिए और उतार चढ़ाव ज़रूर देखने मिला है। नैस्डैक हरे निशान में बंद हुआ है और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सितंबर की पॉलिसी में फेड दरों में कटौती का संभावना 83% हो गया। पहले थोड़े दिन पहले जब सीपीआई डेटा आया था तो ये आंकड़ा 94% का था। तो अब जो है देखा जाए तो 83% पे है। तो 21 टू 23 अगस्त में जो अहम बात सामने आएगी उससे ये डिटर्मिनेशन और ये नंबर भी चेंज होने वाला है। इस हफ्ते थोड़े अर्निंग्स भी आ रहे हैं लोएज, वॉलमार्ट और टारगेट के। वॉलमार्ट पे खास करके आप नज़र रखिएगा क्योंकि जो फेस्टिव सीजन के पहले बहुत सारे इंडियन कंपनीज को ऑर्डर जाते हैं टेक्सटाइल के, तो उनकी क्या कमेंट्री आती है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी हमारे इंडियन स्टॉक्स के लिए। एशियाई बाजार की बात करें तो मिले जुले संकेत आ रहे हैं। जापान के निक्केई में 2 दिनों की तेज़ी पर ब्रेक लगाए, 200 अंक नीचे। कल की तेज़ गिरावट के बाद कोरिया में कोस्पी के सपाट कारोबार आए और बाजार की अन्य संकेत की बात करें तो सोना जो है अभी भी आप कह सकते हैं कि बहुत छोटी से रेंज में है और याद रखिए कि अगर ग्लोबल अनसर्टेनिटी और कम होती है तो सोने का भी वैल्यू कम रहेगा और कच्चे तेल जो है हल्की सी बढ़त आई है। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, डॉलर इंडेक्स स्टेबल ही हैं, कुछ खास मूवमेंट्स नहीं देखने मिला है। तो ये जो है टोटल ओवरऑल जो है हम देख सकते हैं ग्लोबल क्यूज़ क्या सजेस्ट कर रहे उस पर हमारी नज़र रहेगी। और अभिषेक, ज़रा एक बार मार्केट सेटअप की बात करें कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। एफआईज डीआईज की भी हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे देखें तो एफआईज वापसी तो कर रहे, उतनी बड़ी वापसी नहीं कर रहे हैं बट एक वापसी तो हुई है। शरद बिल्कुल सही कह रहे हैं, वापसी कर रहे हैं, लेकिन ये वापसी ना मतलब बहुत खुशी देने वाली भी नहीं है, उम्मीद से कम है। और मैं अगर आपसे पूछूं कि शरद क्या आप कल की जो तेजी बाजार में हुई है क्या उसको देख के संतुष्ट हैं? मैं आपसे सुन लेता हूं, क्या आपको बहुत मजा आया या फिर लगा कि नहीं थोड़ी सी कसक रह गई, मतलब ये ऊपर से जो बाजार नीचे आया वो देख के मजा नहीं आया? अरे ये दिल मांगे मोर, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और इसका बेनिफिट यही है कि शॉर्ट कवरिंग पूरी तरह से आई नहीं है। अभिषेक, आईटी फार्मा लाल निशान में भी था, तो ये दोनों भी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूट करते हैं निफ्टी में। तो ये देखना होगा कि आज आईटी फार्मा पे कैसा रुख रहता है क्योंकि पूरी तरह तो पार्टी बना नहीं है। डोमेस्टिकली अच्छा हुआ है लेकिन अभी भी थोड़ा क्वेश्चन बना हुआ है और ये क्वेश्चन जब तक हम नहीं देखेंगे 3,000-4,000 का 5-6 दिन कैश में बाइंग, तब तक मजा नहीं आएगा। बिल्कुल। हाँ, तो कल बाजार ऊंचाई से क्यों फिसला उसके कुछ कुछ देखिए जो ट्रिगर्स हैं हमने दर्शकों की समझ के लिए और अपनी समझ के लिए भी हमने डाल दिया है। एक तो ये कि एफआईज के देखिए बड़ी शॉर्ट कवरिंग कल आई नहीं। कल उम्मीद थी कि एफआईज बड़ी शॉर्ट कवरिंग करेंगे लेकिन वो थोड़ी मिसिंग थी। थोड़ी शॉर्ट कवरिंग की है, 8.3% उनकी इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग होल्डिंग रह गई थी, वो बढ़ के हो गई है 9.7%। तो की तो है लेकिन जितनी करनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई है। दूसरी चीज ये है कि कहीं ना कहीं अब ये दिवाली तक मामला जो टल रहा है जीएसटी वाला, तो लोग ये भी कह रहे हैं कि लोग तो फिर अपनी बाइंग ही, शॉपिंग ही टाल देंगे। मान लीजिए मेरे पास अगर मुझे कुछ फ्रिज, टीवी, वॉशिंग, कूलर, मोटरसाइकिल, कार कुछ खरीदनी और मुझे पता है कि मेरे 10-15 हज़ार, 20-25 हज़ार रुपए बचने वाले हैं, तो मैं ठीक है, मैं 2 महीने बाद खरीदूंगा। मिडिल क्लास की तो सोच ही होती है। तो एक ये भी चीज ब्लेम रही। तीसरी चीज, युद्ध कब तक थमेगा, रूस और यूक्रेन के बीच में सहमति कब बनेगी युद्ध विराम को लेकर, इसको लेकर थोड़ी निश्चितताएं हैं। अब ये बातचीत चल रही है, ट्रंप दोनों नेताओं से मिल चुके हैं, लेकिन ये एक तनाव बना हुआ है कि कब होगा ये। और आखिर में भारत पर 50% टैरिफ, क्या ये फाइनल हो जाएगा? क्या 27 अगस्त से भारत पर 50% टैरिफ लगेगा? तो जो बातचीत कर रहे थे ना कि एक्सपोर्टर थोड़े से परेशान हैं, तो ये कुछ कुछ अनिश्चितताएं हैं जो बाजार को ना उस रफ्तार से नहीं चलने दी जितना हमारे पास फ्यूल था। हमारे पास देखिए फ्यूल था, हमारे पास गाड़ी अच्छी थी, लेकिन वही कि सड़क पर गड्ढे अभी भी हैं, तो हमें स्पीड बढ़ाना नहीं दे रहे हैं। दिक्कत ये कल के सत्र में हो गई। एफआईज की अगर हम बात करें, कल आप देखेंगे 550 करोड़ रुपए की आसपास की बाइंग की है एफआईज ने। और लेकिन अगर आप स्टॉक फ्यूचर्स को और उसमें इंडेक्स फ्यूचर्स को जोड़ दें तो 4,000, 6,000, 6,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की बाइंग हुई है। तो मे भी आज संकेत तो ये मिल रहे हैं कि शायद आज एक वैसा सत्र हो सकता है कि एफआईज थोड़ी सी बाइंग को अपनी और आगे बढ़ाएं, लेकिन जब तक वो आंकड़ों में ना दिखे तब तक उसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि 550 करोड़ रुपए की छोटी सी बाइंग है नेट ये कैश में।
अगर हम एफआईज के आंकड़े अगर आप देखेंगे तो इस महीने ये दूसरा सत्र है जब एफआईज ने बाइंग की है, और वैसे भी लगातार 4 महीने की जो एफआईज की बाइंग हुई थी उस पर इस महीने निश्चित तौर पर ब्रेक भी लगने जा रहा है। आज के लिए जो पॉजिटिव संकेत है शरद, यही है कि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध विराम की संभावना थोड़ी सी बढ़ी है। एफआईज की कैश में खरीदारी लौटी है और पीएम मोदी के रिफॉर्म्स को लेकर अहम बैठक हुई है। डीआईज भी लगातार बाइंग कर रहे हैं, 29 सत्र की लगातार बाइंग हुई है डीआईज की, और डीआईज ने अपने हाथ खींचे नहीं है। यह बाजार के लिए निश्चित तौर पर एक बढ़िया संकेत है। अब आज के अगर हम सेटअप की बात करें तो आप ये देखिए कि ग्लोबल जो संकेत है वो मिले जुले हैं, लेकिन ऑप्टिमिज्म आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो नेगेटिविटी थी, जो रूस यूक्रेन के रिश्तों में जो तलखी थी वो थोड़ी सी कम हुई है। अमेरिका रूस के बीच में जो थोड़ी सी खटास थी वो कम हो रही है, और भारत को लेकर जो ट्रंप की नाराजगी थी या फिर जो स्टेटमेंट आ रहे थे बैक टू बैक टैरिफ को लेकर धमकी भरे सुर आ रहे थे, वो सारी की सारी चीजें धीरे धीरे कम हो रही हैं। तो ये एक अच्छी चीज जरूर है। तो सेटअप की बात करें, आज मतलब बहुत कुछ ऐसा नहीं कि हम तोड़फोड़ संकेत कहेंगे, लेकिन लगातार 3 दिन की तेजी बाजार में हो गई है, और हम जो क्रूशियल लेवल को कल बाजार ने पार किया, इंट्राडे में हमने देखा कि 25,000 के लेवल को निफ्टी ने पार किया। और निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक ने क्रॉस किया 56,000 को, हालांकि वहां पर टिक नहीं पाया। ये थोड़ी सी चिंता रही, क्योंकि जो फ्लोज था ना मनी का, वो एनबीएफसी की तरफ ज्यादा था, वो बैंकिंग में थोड़ा सा कम आया। हालांकि एसएनपी ग्लोबल की तरफ से बैंकों को लेकर अच्छे अपग्रेड भी आए थे, रेटिंग अच्छी आई थी, लेकिन हो सकता है कि वो चीजें हम आज देखें। अब ये जीएसटी वाला मसला, रेटिंग अपग्रेड वाला मसला, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में बाजार में सारी की सारी प्राइसिंग हो जाएंगी चीजें। हो सकता है कि अब हफ्ते 10 दिन महीने भर ये चीजें बाजार को थोड़ा सपोर्ट देने का काम करें। देखते हैं कि आज सत्र कैसा होता है, लेकिन ओवरऑल मामला आज देखें तो थोड़ा ठीक ठाक ही दिखाई दे रहा है। अब निफ्टी की बात करें तो कल दिन की ऊंचाई से करीब 150 अंक नीचे बंद हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि कंजम्पशन वाले जो शेयर हैं बाजार में वो मोमेंटम को बरकरार रखने का काम करेंगे। कंजम्पशन हो गए, एनबीएफसीज हो गए, कंजम्पशन की पूरी वैल्यू चेन, क्योंकि सिर्फ ये जीएसटी का मसला नहीं है। हम त्योहारी सीजन में खड़े हैं, त्योहारों की शुरुआत हो गई है। पहले रक्षाबंधन, फिर जन्माष्टमी 15 अगस्त, अब उसके बाद आगे नवरात्र, दिवाली, दशहरा, तमाम त्यौहार आएंगे। तो कंजम्पशन वाली एक बाइंग जारी रहेगी और ये थीम एक्टिव रहेगी। दूसरी चीज ये है कि ये इसको सपोर्ट कहां से मिलेगा? जीएसटी कट से तो सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो टैक्स कट हुआ था बजट में उसका थोड़ा डिलेड इंपैक्ट आता है। वो 6-8 महीने की देरी से आता है लोगों के पास, अगर जो सेविंग के रूप में जो पैसे बचे तो उसका भी फायदा मिलेगा। तो आज के लिए 24,800 पर मुझे लगता है कि निफ्टी को अच्छा सपोर्ट है। 25,000 एक रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा। 25,000 पार हुआ तो फिर 25,200 पर थोड़ा सा एक हर्डल है, लेकिन बाजार में ना गिरावट पर आपको खरीदारी करने के मौके मिलेंगे, और आज भी थोड़ी सी नरम अगर शुरुआत होती है तो मेरा मानना है कि आपको बाइंग करनी चाहिए। शॉर्ट करने में बाजार में अब जोखिम है। देखिए एफआईज की वापसी होने के संकेत मिल रहे हैं, और एफआईज ने मान लीजिए अगर ये 0.25% की अभी लॉन्ग होल्डिंग है, ये बढ़ के अगर 15%, 20% अगर होती है ना, तो आप बाजार में एक बड़ी तेजी देखेंगे। और रिसेंट जो हाईज थे 57,200 निफ्टी बैंक के, निफ्टी के 25,600 के आसपास के स्तर, वो सारी के सारे लेवल्स आप बाजार में पुनः वापस आते हुए आप देखेंगे। तो ज्यादा चिंताएं नहीं है। आज थोड़ी सी ये सुस्ती का ये संकेत आपको गिफ्ट निफ्टी से मिल जरूर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये ठीक है। कल गैप के साथ बाजार खुला तो आपको फिर वो चीज ना मिली नहीं, थोड़ा मलाल रह गया, और जितनी तेजी कल होनी चाहिए थी ना उतनी तेजी हुई नहीं है। तो आज के सत्र के लिए हम कहें तो हो सकता है कि वो भी एक राहत की चीज है कि बाजार थोड़ी सी और आज के सत्र में दम दिखाएगा। तो ये गिफ्ट निफ्टी को देख के मैं ज्यादा कोई हतोत्साहित नहीं हो रहा हूं। मुझे लगता है कि अगर थोड़ी नीचे ही खुले तो बाजार में आपको ना थोड़ा सा ये प्योर इंट्राडे नहीं, थोड़ा सा लंबा सोच के आपको बाइंग करनी चाहिए। शॉर्ट वाले अभी दूर रहें, उनके लिए मौके अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। जी बिल्कुल। अब पूरी तरह जो है बात कर लिए निफ्टी की, तो हमने स्ट्रैटेजी डिस्कस कर भी लिए। अभिषेक, निफ्टी बैंक पे भी एक बार जो है मोमेंटम देखना चाहते हैं, क्योंकि हैवी वेट्स पार्टिसिपेट नहीं किए हैं उतना ज़्यादा, अभी भी थोड़ा सा सपोर्ट आया है, पीएसयूज का सपोर्ट आया है। तो हमें लगता है कि, और तो हम देख भी रहे थे कि निफ्टी का जो सेटअप है निफ्टी बैंक से बेटर है, तो लगता है कि निफ्टी बैंक भी एक अपमूव दे सकती है। क्या इनके अपमूव अभी भी थोड़ी सी बाकी है? निफ्टी बैंक में थोड़ा हो तो सकता है शरद, लेकिन निफ्टी के मुकाबले निफ्टी बैंक थोड़ा सा वीक है। अगर आप फाइनेंशियल में रहना चाहते हैं तो बल्कि बजाज फाइनेंस हो गया, बाकी भी जो फाइनेंशियल वाली कंपनीज हैं वो थोड़ी बेहतर जरूर लग रही हैं। निफ्टी बैंक कल हमने देखा कि 56,100 के ऊपर निकला, लेकिन वहां से करीब करीब 400-450 अंकों का हमने नुकसान भी देखा हायर लेवल से। तो उतना कन्विक्शन आया नहीं
1 अगस्त के बाद पहली बार हम 56,000 के ऊपर के लेवल देख रहे थे इंट्राडे में। थोड़ा सा फाइनेंशियल की तरफ रुझान मुझे लगता है कि रखने की ज़रूरत है। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक के ऊपरी स्तर पर टिक नहीं पाए, लेकिन आज के लिए भी जो सपोर्ट होगा, मेरा मानना है कि 55,500 पर निफ्टी बैंक को सपोर्ट होगा। 56,000, 56,100 ये एक रेजिस्टेंस की जोन होगी निफ्टी बैंक के लिए। 55,600 के आसपास कहीं अगर मान लीजिए मिलता है अगर निफ्टी बैंक, तो मेरे हिसाब से निफ्टी बैंक में आपको खरीदारी के मौके तो बनेंगे, लेकिन निफ्टी के मुकाबले थोड़ा स्ट्रक्चर मैं वीक नहीं कहूंगा, थोड़ा सा नरम जरूर है। शॉर्ट करने की सलाह यहां भी नहीं है, निफ्टी बैंक को लेकर भी राय यही है। निफ्टी के मैं शरद में एक और चीज जोड़ना चाहूंगा। देखिए जो निफ्टी के जो ईएमए के जो लेवल्स हैं, कल हमने 50 डे ईएमए के ऊपर निफ्टी में क्लोजिंग देखी है 24,815, ये 50 डे ईएमए है। हमने कल 24,800 के ऊपर ही क्लोजिंग देखी है, तो क्लोजिंग ठीक ठाक आई है 24,876 की निफ्टी में। अब देखते हैं कि कितनी पॉजिटिविटी यहाँ से बिल्ड होती है। अब यहाँ से सारी की सारी चीज़ें टिकी हैं इसी चीज़ पर कि आगे ग्लोबल संकेत कैसे निकल के आते हैं। अब ये जैक्सन होल की अहम बैठक है, क्योंकि हमारे जो डोमेस्टिक जो ट्रिगर्स हैं ना, वो ट्रिगर ठीक है, मोदी जी ने एक ट्रिगर दे दिया, एक बैठक भी उन्होंने की है, हाई लेवल मीटिंग की है आर्थिक सुधारों को लेकर, ये सारी चीजें हैं। लेकिन हमारे पास जो अपनी जो ट्रिगर्स होते हैं ना, फिलहाल वो ट्रिगर कुछ दिनों के बाद आएंगे। इस महीने के हो सकता कि आखिर में आए जब ऑटो नंबर्स आएंगे अगस्त के, अदरवाइज तो नतीजों का सीजन खत्म हो गया है। अब तो ग्लोबली चीज़ें अपने लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट होती हुई नजर आ रही है। कल हमने देखा बढ़िया तेजी रही एफएमसीजी शेयरों में, ऑटो शेयरों में, एनबीएफसी शेयरों में, तो थोड़ी सी बाइंग अभी मुझे लगता है कि वहां और होगी। ये एक दिन की बात नहीं है, बट वही है कि ना आपको स्टॉक्स थोड़ी सावधानी से चुननी है इतनी बड़ी तेजी के बाद। तो हमारे एक्सपर्ट थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ भी जाएंगे, इनफैक्ट जुड़ गए हैं, उनसे चर्चा करेंगे और उनके पसंद के शेयर चुनेंगे। और जो कल जो तोड़फोड़ जो तेजी हुई है बाजार में, जिन भी शेयरों में, अगर हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में हमने देखा कि हीरो मोटो, मारुति जैसे तमाम शेयर ये ज़बरदस्त तरीके से आगे चल रहे थे। बजाज फाइनेंस, नेस्ले, ये तमाम शेयर चले। इन पर भी आगे हम अपने एक्सपर्ट से व्यू लेंगे और समझेंगे कि क्या ये तेज़ी कंटिन्यू होगी, अगर होगी तो कौन से शेयर यहाँ से स्ट्रक्चरली मजबूत लग रहे हैं, आगे उस पर करेंगे फोकस। जी बिल्कुल, खबरों वाले शेयर्स पे जो है नज़र ज़रूर रहेगी। और अभिषेक, आपने सही कहा कि कल की मोमेंटम आज भी देखने मिल सकती है। तो कुछ सेक्टर स्पेसिफिक न्यूज़ फ्लोज हैं और कुछ जो है खबरों वाले शेयर है जिस पे हमारी नज़र रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं रिलायंस की। मेजॉरिटी स्टेक एक्वायर करेंगे एक जेवी में जिसका नाम है नेचर एज बेवरेजेस। अब ये फोरे करने वाले हेल्दी बेवरेज ड्रिंक्स को लेके। और जियो ने भी इंटरेस्टिंगली एक अनाउंसमेंट की है कि 1 GB पर डे का जो प्लान है उसको वो डिसकंटिन्यू करे, यानी कि हायर डेटा की तरफ जा रहे। तो एक पॉजिटिव रिएक्शन बाकी टेलीकॉम स्टॉक्स को देखने मिल सकते हैं, खास करके भारतीय एयरटेल पे भी आप नज़र रखें। तो 2 न्यूज़ फ्लोज रिलायंस की तरफ से आ रहे हैं। हिंदुस्तान जिंक 10 मिलियन टन पर एनम की टेलिंग सी रिप्रोसेसिंग प्लांट करने वाले, जहाँ पे कैपेसिटी 2 गुना बढ़ जाएगा और कुल कैपेक्स जो है लगभग 3,800 करोड़ का देखने आपको मिलेगा। वही ट्रेंड की बात करें तो फैशन लेवल बर्न टोस्ट वो लॉन्च करने वाले सूरत के मार्केट्स में। आईटीसी, वीएसटी इंडस्ट्रीज, गॉडफ्री फिलिप्स, कल इन सारे स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर आई थी क्योंकि जो न्यूज़ फ्लो आ रही थी कि जीएसटी स्लैब रेट 40% पे रहेगा ये सेन गुड्स। अब फाइनेंस मिनिस्ट्री की क्लैरिफिकेशन आई है कि ये प्लेस तो रहेंगे इस गुड में, लेकिन जो टैक्स इंसिडेंस है वो नहीं चेंज होगा, यानी कि सेस में ज़्यादा बदलाव नहीं देखने मिलेगा। तो एक टाइप से रिवर्सल भी छोटे पैमाने पे इन स्टॉक्स में हमें आज देखने मिल सकती है। टीम डी, स्क्वेस्कॉप जैसे स्टाफिंग सॉल्यूशंस कंपनीज पे नज़र रखिएगा। भारत का अनएम्प्लॉयमेंट रेट घट गया, 5.6% से घट के 5.2% हो गया है जुलाई के महीने में। और याद रखिए फेस्टिव सीजन में गिग इकोनॉमी में बहुत हायरिंग होती है, तो इन स्टॉक्स पे ज़रूर नज़र रखें। बात करें तो सीमेंट कंजम्पशन, ऑटो स्पेस, जो थोड़ी देर पहले अभिषेक बात कर रहे थे, आज अच्छी मोमेंटम आ सकती है क्योंकि पीएम मोदी जो अनाउंसमेंट किए थे इंडिपेंडेंस डे में, उसी अनाउंसमेंट्स के बेसिस पे भी आप देखें तो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स पे फोकस करेंगे, जहाँ पे जीएसटी रिडक्शन और नए सेक्टर्स पे फोकस रहेगा। तो आज फॉलो ऑन बाइंग लगातार दूसरी ट्रेडिंग सेशन में भी देखने मिल सकती है कोई काउंटर्स में। जेएम फाइनेंशियल, डैम कैपिटल, एमओएसएल जो है इन स्टॉक्स के नाम ले रहे क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में डील करते हैं, आईपीओ स्पेस में डील करते हैं। सेबी की इंपॉर्टेंट कंसल्टेशन पेपर आई है जहां पे बड़े साइज़ के आईपीओस को छूट दिया जा सकता है मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स को लेके। और जो बड़े बड़े आईपीओस आने वाले हैं जैसे कि एनएससी हुआ, ग्रो हुआ, तो ये सारे आईपीओस के लिए पॉजिटिव रहेगा। और ये जो प्लेयर्स है लिस्टेड स्पेस में, आईपीओ स्पेस में, इनको भी बेनिफिट आ सकता है अगर प्रीपोन होता है तो इन स्टॉक्स में आज तेज़ी देखने मिल सकती है। जेएसडब्ल्यू सीमेंट इनिशिएट कवरेज है, मोतीलाल ओसवाल का रिपोर्ट, न्यूट्रल रेटिंग, टारगेट प्राइस 163 रुपीज़ का है, तो इस पर भी नज़र रखें। टाटा स्टील
यहाँ पे एडवांस मटेरियल की जो आर्म है वो डाइवेस्ट करेंगे अपनी पूरी स्टेक सेरामैट को। और आखिर में इमामी पे भी नज़र रखिएगा, ये स्टॉक हाल ही में न्यूट्रास्यूटिकल स्पेस में गया था जो हाई मार्जिन का है, और इनके कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन में उन्होंने कहा कि वो अपने पेन मैनेजमेंट, नवरत्न और मेल ग्रूमिंग सेगमेंट पे जो है एक्सपेंशन करेंगे पोर्टफोलियो का। अब याद रखिए ये स्टॉक हमने आपको बहुत पहले ही बता दिया था, क्योंकि जो रूरल अपमूव आते हैं यहाँ पे लगभग 50 से 60% इनकम इनका इस सेगमेंट से आता है, उसके कारण स्टॉक में अच्छी मोमेंटम देख सकते हैं। और खपत वाले शेयर्स कल ट्रेड में अच्छे अपमूव भी कर रहे थे, तो यहाँ पे अपमूव कंटिन्यू हो सकता है। तो अभिषेक, ये जो अहम स्टॉक्स है जिस पे हमारी नज़र होनी चाहिए। लेकिन चलिए पीएम की जो मीट हुई थी उस पर एक बार बात कर लेते हैं, और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स जो है धीरे धीरे करके आने लग सकते हैं। जीएसटी स्पेस में हुआ, न्यू एज रिफॉर्म्स हुआ, इंडिपेंडेंस डे की बात करें तो यहाँ पे जो है सेमीकंडक्टर पे बात हो रही थी, फर्टिलाइजर्स पे बात हो रही थी, फिशरीज़ पे बात हो रही थी, डेयरी सेक्टर की बात हो रही थी। तो सारे सेक्टरल जो लीडर्स है अलग अलग सेक्टर्स के, जो मिनिस्ट्री के हेड्स हैं, उनके साथ जो है ओवरऑल बातचीत देखने मिल रही थी। और इस अध्यक्षता में जो नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधार होते हैं उस पर चर्चा की गई थी। और ये सूत्रों के हवाले खबर आ रहा है, यानी कि द पर्सन इज डूइंग द वॉक द टॉक। जो अनाउंसमेंट जो देखा गया था इंडिपेंडेंस डे में, उसको जो है इम्प्लीमेंट करने जाए, इसके लिए इतने सारे मीटिंग्स बनाए जा रहे हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशन से हमारे देश को किस तरह इंसुलेट करे, किस तरह नए डाइवर्सिफिकेशन करे एक्सपोर्ट्स में, उस पर भी जो है बातचीत हो रही है। और अमेरिका के टैरिफ की बात करें तो उससे कैसे आप निफ्टे जो है आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अभिषेक, ज़रा बताएं कि किस तरह जो है यहाँ पे आर्थिक सुधार देखने मिल सकते हैं, क्योंकि ये डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो रहा है और जिस चीज़ पे हम बात कर रहे थे उसकी एक्सटेंशन ही चल रही है। शरद, देखिए, पीएम मोदी एक बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, और इकोनॉमी में जो सुस्ती की बातचीत जो हो रही थी टैरिफ के टेंशन के चलते, उस पर उनकी नज़र रही होगी। उनकी एक आर्थिक सलाहकार समिति भी है, ठीक है, तो वो उनको गाइड करती है इन मसलों पर, और वाकई खुद भी अवेयर रहते हैं। एक्सपोर्ट को लेकर थोड़ी तनाव की बात हो रही थी। अमेरिका को हम मतलब जिन चीज़ों पर टैरिफ लगता है, करीब 67-68 बिलियन डॉलर के गुड्स हम एक्सपोर्ट करते हैं। अब ये टैरिफ 50% लगा दिया है ट्रंप ने, और उसके बाद पीएम मोदी ने बार बार ये कहा कि हम अपने राष्ट्रीय हितों से सुरक्षा करेंगे नहीं। यानी कि जिन मुद्दों पर ट्रंप चाहते हैं कि भारत झुक जाए, डेयरी को लेकर, फिशरीज को लेकर, या फिर एग्री को लेकर, जीएम सीड्स को लेकर, तो पीएम मोदी ने क्लियर कर दिया कि नहीं, हमारे हितों से जुड़ा हुआ मसला है, हम उस पर कहीं से पीछे हटेंगे नहीं। तो अब पीएम को ये हुआ कि नहीं, फिर इकोनॉमी को रफ्तार कहां से लाई जाए, क्योंकि चर्चाएं ये भी होने लगी कि इस टैरिफ से भारत की जीडीपी ग्रोथ पर 0.2% से लेकर 0.3% का असर आएगा। मूडीज ने भी ये कहा। ये अब देखिए, ये जो इन्होंने जीएसटी का जो मास्टर स्ट्रोक खेला है पीएम मोदी ने, उससे ये कहा जा रहा है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ में इससे 0.6% का उछाल आएगा। तो जो तनाव था कम से कम टैरिफ को लेकर, थोड़ा सा उसको न्यूट्रलाइज करने का काम पीएम मोदी ने जरूर किया है। और ये जियोपॉलिटिकल जो टेंशन है, इसके बीच में ग्रोथ को कैसे सस्टेन किया जाए, अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हुए हम कौन से डिसीजंस लें, अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है इससे कैसे निपटना है, कैसे अपनी घरेलू इकोनॉमी को मजबूत रखना है। देखिए, भारत को अच्छी तरह से रियलाइजेशन है, पूरी दुनिया को है, कि हम एक बहुत बड़े कंजम्पशन इकोनॉमी है। हम दुनिया पर डिपेंडेंट नहीं है अपने सामान बेचने के लिए, हमें अपने कमाई के लिए ऐसा नहीं कि बाकी देशों पर निर्भर रहना है। हम कोरिया, जापान या फिर चाइना जैसे हम नेशन नहीं है। हमारी कंजम्पशन इकोनॉमी, कई बार होता है कि नहीं, हमारी पॉपुलेशन हमारे लिए दिक्कत बनती है, लेकिन हमारी ये ताकत भी है और ये पूरी दुनिया इसको पहचानती है। तो ये बहुत अच्छी ये एक बैठक हुई है। इस बैठक की डिटेल्स को लेकर अपने रिपोर्टर को हम जोड़ेंगे, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर आई है। प्रकाश थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे और उनसे समझेंगे कि क्या कुछ हुआ है। लेकिन चलिए जरा आगे बढ़ते हैं और अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं और बाजार की थोड़ी सी प्लानिंग शुरू कर देते हैं। जैनम ब्रोकिंग की किरण जानी हमारे इंतजार कर रहे थे। किरण जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, माफी चाहेंगे थोड़ा आपको इंतजार कराया। किरण जी, बाजार पर एक फटाफट आप जरा व्यू दीजिए। आपको लगता है कि कल जिन लेवल्स को बाजार ने खोया है इंट्राडे में, आज उनको फिर से अचीव करने की कोशिश करेगा, और बाजार में जो अप्रोच होना चाहिए वो बाय ऑन डिप्स का होना चाहिए? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल अगर हम मार्केट का सेटअप देखें तो
जिस तरह से हमने जीएसटी की न्यूज़ देखी, डेफिनेटली मार्केट ने उसको बहुत अच्छी तरह से वेलकम किया एंड उसके जो प्रीवियस रेजिस्टेंस थे एटलीस्ट उसको ब्रेक किया। साथ ही साथ आप देखोगे तो हम एक फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहे थे। लास्ट वीकेंड यानी कि लंबा वीकेंड था। आप देखोगे तो 24,600 24,700 एक क्लस्टर रेजिस्टेंस बन चुका था। 3 बार लगातार लास्ट वीक में वहां पे आया और वहां पे सेलिंग उसी लेवल के आसपास से हमें सेलिंग प्रेशर मिला। अब जब भी रेजिस्टेंस कोई गैप अप के साथ क्रॉस होता है तो एक वो बढ़िया सपोर्ट बन जाता है। तो 24,600 24,700 का डेफिनेटली एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। कल की गिरावट सेकंड हाफ में जो गिरावट देखी, डेफिनेटली वहां पे बाय करना चाहिए। और आज भी इनफैक्ट अगर कुछ नीचे के लेवल्स हमें दिखते हैं लाइक 24,800 टू 700 लॉन्ग करना चाहिए। इमीडिएट लेवल पे अगर आप एकदम ट्रेडर काइंड ऑफ मेंटालिटी है आपकी तो 24,600 का स्टॉप लॉस रखिए और थोड़े इन्वेस्टर टाइप आप लोग हो तो 24,400 का स्टॉप लॉस रखिए। हमें नहीं लग रहा है जैनम ब्रोकिंग टीम को कि कहीं ना कहीं 24,400 24,600 का लेवल ब्रेक होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं, कंसोलिडेट हो सकता है मार्केट, बट वी फील के इस साल का बॉटम बन चुका है एंड बाय दिस एंड ऑफ दिसंबर तक हम वापस 25,800 से 26,000 के लेवल देख सकते हो। तो वी आर वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक और मार्केट एट करंट मार्केट प्राइस। तो बाय ऑन डिप्स की ही स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं और ज्यादा तेजी है निफ्टी के मुकाबले। बैंक निफ्टी में आप देखोगे तो 4 दिन का जो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न था जहां पे आप लोअर लोज एंड लोअर हाइज एक कंसोलिडेशन पैटर्न जिसको कहते हैं उसमें से ब्रेकआउट आया है। बेस्ड ऑन दिस ब्रेकआउट हमें लग रहा है कि हम वापस 56,800 से 57,000 तक के लेवल एटलीस्ट 1-2 महीने में देख सकते हैं। तो आप हड़बड़ी मत कीजिए क्योंकि ग्लोबल हेडविंग्स अभी भी है और इस ग्लोबल हेडविंग्स का आप लाभ उठाइए क्योंकि जब भी जीएसटी का जो फाइनल डिसीजन आएगा तब तक आप एक्यूमुलेट करते रहे और उस डिसीजन के बाद मार्केट में और ज्यादा अच्छी तेजी आ सकती है। हो सकता है तब तक ग्लोबल हेडविंग्स भी हट जाए हमारे सामने से। तो लेवल वाइज में वापस रिपीट कर दूं, निफ्टी के लिए 24,700 से 24,800 में एक्यूमुलेट कीजिए। एज अ ट्रेडर आप 24,600 का या तो एज अ इन्वेस्टर 24,400 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। बैंक निफ्टी में 55,200 से 55,500 एक्यूमुलेशन जोन है, आप एक्यूमुलेट करते रहिए। नीचे में 54,800 का स्टॉप लॉस रखिए और ऊपर में 56,500 से 56,800 आपको आने वाले दिन में दिख सकता है। तो दोनों इंडाइसेस में बाय ऑन डिप्स की ही सलाह रहेगी। बिल्कुल, बाय ऑन डिप्स की जो है खरीदारी की सलाह निफ्टी बैंक दोनों में देखने मिल रही है। किरण, आपके पिक्स क्या रहेंगे? तो हमारे ट्रेडिंग के 2 पिक्स रहेंगे। कहीं ना कहीं हम लार्ज कैप के साथ ज्यादा कंफर्टेबल है एट करंट मार्केट प्राइस क्योंकि 2 चीजें हैं। जब भी मार्केट में इस तरह की अनसर्टिनिटी आती है तो हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं लार्ज कैप के साथ जाना चाहिए। तो पहला जो हमारा पिक रहेगा वो एसबीआई रहेगा। जैसे हमने बताया कि बैंक निफ्टी में हम और भी ज्यादा यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रैली निफ्टी से ज्यादा है। तो बैंक निफ्टी में आप देखोगे तो पीएसयू बैंक डूइंग वेरी वेल। और लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था अभिषेक जी के साथ कि कहीं ना कहीं पीएसयू बैंक या तो ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर है उसका टैरिफ के साथ कोई लेन देन नहीं है। तो बिकॉज वो मार्केट के साथ है तो बीटा की वजह से वो नीचे आ रहा है, अदरवाइज इट इज वेरी प्रॉमिसिंग। तो आप पीएसयू बैंक में एसबीआई लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग। आप देखोगे तो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट है, 825 के आसपास की क्लोजिंग है। 860 के टारगेट के लिए आप एसबीआई बाई कीजिए और नीचे में हमें 810 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है एसबीआई में। सो एसबीआई पहला कॉल रहेगा। दूसरा आप देखोगे तो रिलायंस लुक्स वेरी मच प्रॉमिसिंग। नो डाउट आप देखोगे तो पिछले 2 महीने में 1550 से कहीं ना कहीं नीचे में आप देखोगे तो 1350 तक के लेवल उसने टच किए हैं। अब 1350 के आसपास एक रिवर्सल कैंडलस्टिक्स पैटर्न बनी हुई है। 1370 1380 अगेन बैक टू बैक वो लो बना रहा है लेकिन टिक नहीं पा रहा है और वापिस ऊपर आ रहा है। तो यहाँ पे भी एक पोजिशनल ट्रेड बन सकता है। करंट मार्केट प्राइस से आप लॉन्ग कीजिए। 3-4 दिन में आप 1420 1430 तक के लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड 1364 एज अ स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। तो 1364 के स्टॉप लॉस के साथ रिलायंस बाय एंड 810 के स्टॉप लॉस के साथ एसबीआई बाय। जी बिल्कुल, एसबीआई जो है किरण की पिक आ रही है और इम्पोर्टेंट लेवल्स पे जो नज़र रहेगी, रिलायंस पे भी नज़र रहना है। यहाँ पे खरीदारी की राय आई है। लेकिन चलिए ब्रोकरेजेस क्या कह रहे हैं उसके सारे डिटेल्स हमें आशीषा बताएगी। गुड मॉर्निंग आशीषा, ब्रोकरेजेस की क्या टेक है? गुड मॉर्निंग शरद। तो सबसे पहले जेएसडब्ल्यू सीमेंट से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल ने इनिशिएट किया है कवरेज। याद रखिए हाल ही में कंपनी लिस्ट हुई थी। यहाँ पर न्यूट्रल की रेटिंग के साथ इनिशिएटिंग कवरेज 163 रुपीज़ प्रति शेयर का लक्ष्य मोतीलाल ओसवाल ने दिया है। उनका मानना है कि ग्रुप सिनर्जीज के चलते कंपनी को अच्छा खासा फायदा होता हुआ नजर आ सकता है। कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान्स है कंपनी के जिसके चलते रीजनल क्लासिफिकेशन और डाइवर्सिफिकेशन कंपनी एंजॉय कर पाएगी। उनका मानना है
है कि 19% का रेवेन्यू CAGR और करीब 30% का EBITDA CAGR अगले कुछ सालों में कंपनी रिपोर्ट कर पाएगी। तो न्यूट्रल की रेटिंग के साथ उन्होंने कवरेज शुरू किया। 163 रुपीस प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है और 84% मार्केट शेयर के साथ भारत की दिग्गज GGBS कंपनियों में से एक कंपनी बन सकती है। इसके अलावा याद रखें कई सारे GST रिलेटेड अनाउंसमेंट्स आए थे और एक बड़ा बेनिफिशियरी ऑटो सेक्टर हो सकता है। सो इसी के दम पर यहाँ पर एक रिपोर्ट आई है मोतीलाल ओसवाल की ही, जहाँ पर उनका मानना है कि फेस्टिव डिमांड काफ़ी बढ़ती हुई नज़र आ सकती है ऑटो सेक्टर के लिए। उनका मानना है कि व्हीकल प्राइसेस 7% तक कम होते हुए नज़र आएंगे GST कट के चलते। स्मॉल कार्स, 3 व्हीलर सेगमेंट, कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट्स, तो ये कुछ पॉकेट्स है विद इन ऑटोमोबाइल जिनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ऑटोमोबाइल सेक्टर के टॉप पिक्स की बात करें तो मारुति सुजुकी, Hyundai, M&M, एंड्योरेंस, संवर्धना मदरसन्स और हैप्पी फोर्जिंग्स, ये कुछ कंपनीज हैं जहां पर उनको लगता है कि सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा और ऑटो सेक्टर के ये उनके टॉप पिक्स हैं। इसके अलावा अमारा राजा पर रिपोर्ट आई है एवेंडस की, जहां पर उन्होंने ऐड की रेटिंग बरकरार रखी है। 1030 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य यहाँ पर उन्होंने अमारा राजा पर दिया है। उनका मानना है कि करीब 8% का रेवेन्यू CAGR अगले कुछ सालों तक कंपनी रिपोर्ट कर पाएगी और मार्जिन्स भी FY 26 और 27 में इम्प्रूव होते हुए नजर आ सकते हैं। तो ऐड की रेटिंग 1030 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य, हमारा राजा बैटरीज पर भी इस रिपोर्ट के दम पर नजर रखें। ठीक है, तो ये कुछ रिपोर्ट्स हैं जिस पर आज नजर रहेगी। तो निश्चित तौर पर जो शेयर चले हैं कल हमने सीमेंट में बड़ी तेजी देखी, क्योंकि सीमेंट पर 28% से जो GST घट के हो जाएगा 18%, तो ये कंस्ट्रक्शन को तो बूस्ट देगा ही देगा। लेकिन कल हमने श्री सीमेंट, अल्ट्राटेक, JK सीमेंट, ये कुछ सीमेंट काउंटर है बड़ी बढ़िया रफ्तार से ये चले हैं। JSW सीमेंट को लेकर मोतीलाल ओसवाल की ये रिपोर्ट आई है। लेकिन ऑटो सेक्टर पर भी मोतीलाल ओसवाल बुलिश अभी भी है और उन्होंने मारुति सुजुकी, M&M, संवर्धन मदरसन को टॉप पिक बताया है। मारुति सुजुकी रिकॉर्ड लेवल पर, M&M रिकॉर्ड लेवल पर, संवर्धन मदरसन थोड़ा सा नीचे है क्योंकि इनका कंपोनेंट वाला डिवीजन है और थोड़ा सा अमेरिका में जो उनका एक्सपोजर है उसके चलते उतनी रफ्तार इसमें बनी नहीं है। लेकिन किरण जी, कल ऑटो में जो मूव आया होगा मतलब ना ज्यादा था, बढ़िया था, उसको देख के अच्छा लगा। हीरो मोटो हो गया, फिर मारुति सुजुकी हो गई। त्योहारी सीजन से पहले थोड़ी सी ना गियर हमने बदलते हुए देखा। अब ये रिपोर्ट तो बाद में आई होगी, शेयर तो कल रिएक्ट कर चुके हैं। तो जिनको मान लीजिए जिन्होंने कल जो मौका जो लोग चूक गए हैं या फिर जिनको गैप के साथ ओपन हुआ उस पर डर लगा हो लेने में, आज आपके हिसाब से बढ़िया चार्ट फॉर्मेशन कहां पर है ऑटो में? अगर एक 2 व्हीलर से और एक 4 व्हीलर से अगर ट्रेडिंग रणनीति बनानी हो तो क्या रखें उसमें? अगर ऑनेस्टली स्पीकिंग ऑटो में हम काफी अरसे से बुलिश थे। अगर हम GST का न्यूज साइड पे रखे तो इस साल भी हमें लग रहा था कि ऑटो काफी अच्छा परफॉर्म करेगा। उसके 2 रीजन थे। पहला रीजन आप देखोगे तो इस साल RBI ने ऑलरेडी 2 रेट कट दिए जिसकी वजह से जो लोन है वो सस्ती हुई है। दूसरा रीजन आप देखोगे तो इस फाइनेंशियल ईयर से 12 लाख तक की टैक्स की छूट आई है। तो से फॉर एग्जांपल वी हैव मैनी पीपल जिनका टैक्स स्लैब आप देखोगे या तो इनकम स्लैब देखोगे तो 8 लाख से 12 लाख के बीच में रहेगा। अब ये लोग क्या करते थे, एक तो ATC का इन्वेस्टमेंट के लिए 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट करते थे, उसके बाद भी उनको टैक्स लगता था। तो कहीं ना कहीं उनके 1.5 से 3 लाख के बीच का जो कैश फ्लो था वो कहीं ना कहीं या तो टैक्स बचाने के चक्कर में जाता था या तो टैक्स भरने के चक्कर में जाता था। अब वो पूरा सेव हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि आज मैं 2 व्हीलर चला रहा हूँ और इस साल से अगर मेरा 2 से 3 लाख रुपया बच रहा है तो आई विल डेफिनेटली लाइक टू गो विद द कार। तो या तो फिर मैं मेरा 2 व्हीलर अपग्रेड करूंगा। तो कहीं ना कहीं 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर स्टॉक्स के ऊपर हमारी नजर ये अप्रैल महीने से ही थी एंड वी आर कंटिन्यूअसली रिकमेंडिंग हीरो मोटर कॉर्प। सो हीरो मोटर कॉर्प करंट मार्केट प्राइस से तो हम रिकमेंड नहीं करेंगे। हाँ, बट अगर आप देखोगे तो TVS मोटर एंड आइशर मोटर ये दोनों अभी भी ट्रेडिशनल बुलिश ट्रेंड के अंदर है। आप देखोगे तो जब ऑटो के इंडेक्स के अंदर या तो ऑटो के स्टॉक के अंदर बहुत बढ़िया गिरावट आई थी तब आइशर मोटर एंड TVS ऐसे थे जो अपने ऑल टाइम हाई को पकड़ के रखे थे। तो हम उसी के साथ जाना चाहेंगे। तो आइशर मोटर करंट मार्केट प्राइस से भी आप ले सकते हो या तो कोई भी डिप आता है 5700 तक तो ले सकते हो। नो डाउट कल के गैप अप के बाद जो बाइंग लेवल है वो काफी नीचे दिख रहा है हमें, बट देयर आर चांसेस के वोलेटिलिटी है मार्केट के अंदर तो हमें मिल सकता है वो लेवल। तो वेट कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। 57 से 5800 के बीच में आप आइशर मोटर लॉन्ग कर सकते हैं। 5500 के नीचे का आप स्टॉप लॉस रखिए। और जो एक बड़ा सा कंसोलिडेशन पैटर्न ब्रेकआउट जो दिया है आइशर मोटर ने ऊपर में 6500 से 7000 तक के टारगेट आप दिसंबर एंड तक देख सकते हैं। तो काफी बुलिश है हम आइशर मोटर के ऊपर। आप करंट मार्केट प्राइस से बाई कर सकते हैं।
दूसरा ही टू व्हीलर के अंदर आप बजाज ऑटो के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। जिस तरह से हीरो मोटर कॉर्प के अंदर अपस्विंग आ चुका है, तो हमें लग रहा है कि बजाज ऑटो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे वो एक कैचअप रैली प्ले कर सकता है। सो बजाज ऑटो में करंट मार्केट प्राइस या कोई भी डिप आता है 8400 के आसपास, तो वहां पे लॉन्ग कीजिए। नीचे में 8300 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए, और बजाज ऑटो भी ऊपर में 9100 9200 तक के लेवल्स आ सकते हैं। अब अगर मैं फोर व्हीलर स्टॉक की बात करूं, तो यहाँ पे हमारा कॉन्ट्रा बैट रहेगा। M&M and Maruti doing very well. Hyundai is also given a breakout. So वो तीन स्टॉक्स छोड़ के जो कॉन्ट्रा वेट हमारा रहेगा वो टाटा मोटर के अंदर रहेगा। क्योंकि आप देखोगे तो आप हुंडई देखो एंड टाटा मोटर देखो एंड मारुति देखो, ये तीन ही ऐसे स्टॉक्स है फोर व्हीलर के अंदर जिनमें आप देखोगे तो 5 लाख से लेके 8 लाख के बीच में गाड़ी की वेरिएंट है, और उसमें भी टाटा मोटर ऑफर्स वेरी गुड फीचर्स विद इन दिस प्राइस रेंज ओनली। तो इस हिसाब से हमें लग रहा है कि टाटा मोटर ऑलरेडी पिटा हुआ स्टॉक है, कैचअप रैली आई नहीं है। सो यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हो। 680 के आसपास की क्लोजिंग है, कोई भी डिप आता है 660 तक आप लॉन्ग कीजिए। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस आप 620 का रखिए, एंड देयर आर चांसेस कि अगर आप 3-4 महीना इसको होल्ड रखेंगे तो वापस इसमें 800 प्लस के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। सो टाटा मोटर, बजाज ऑटो एंड आइशर मोटर को विद द प्रेफर्ड। ठीक है, टाटा मोटर, बजाज ऑटो, आयशर मोटर, ये अपने आप फोकस में रखिए। चलिए, किरण जी ने क्लियरली आपके लिए टारगेट्स भी मेंशन कर दिए हैं। थोड़ा सा लंबा व्यू भी आप रख सकते हैं, ये 1-2 दिन की ट्रेडिंग वाले ये स्टॉक्स नहीं हैं। अभी आगे और चलेंगे, कम से कम आप 1 क्वार्टर के लिए, बहुत ज़्यादा व्यू नहीं तो 1 क्वार्टर का व्यू तो आप इन शेयरों पर बना के चल ही सकते हैं। अगर हम FMCG की बात करें किरण जी, तो कल हमने इमामी में तेजी बनते उतनी देखी नहीं। हालांकि इमामी अगर हम ग्रामीण मांग की अगर बात करें तो उससे जुड़ा हुआ ये शेयर है, कंजम्पशन की एक बड़ी स्टोरी को कैटर करता है। खबर ये आ रही है कि पोर्टफोलियो का विस्तार करने जा रही है, यानी कि इनके पास अभी तक जो प्रोडक्ट्स हैं, जो चीज़ें बेचते हैं, अब उनमें और चीज़ों को ये शामिल कर रहे हैं। क्या शामिल कर रहे हैं? पेन मैनेजमेंट यानी कि दर्द निवारक दवाओं को उसमें शामिल कर रहे हैं। इसके अलावा मेल ग्रूमिंग से जुड़े प्रोडक्ट्स ये उतार रही कंपनी। मेल ग्रूमिंग का एक बड़ा बाजार है जिसमें आप देख सकते हैं कि शेविंग क्रीम वगैरह, उनके लिए फेयरनेस क्रीम वगैरह, तो उन चीज़ों पर ये विस्तार कंपनी कर रही है। इसकी जानकारी उन्होंने दी है। इमामी कल चला वैसे 1-1.5% के आसपास ही कल के सत्र में। किरण जी, वैसे भी अगर आप देखेंगे ईयर टू डेट तो इमामी ने पैसे बना के दिए नहीं है, थोड़ा सा लगाड़ रहा है इस स्पेस में। आपको लगता है कि यहाँ से तेजी बन सकती है? क्या करना चाहिए इसमें? ओवरऑल एफएमसीजी में आप देखोगे तो 1-2 स्टॉक को छोड़ के सभी स्टॉक लगा ही रहे हैं, और नॉट फॉर दिस ईयर बट फ्रॉम लास्ट ईयर ओनली। आप देखो नेस्ले हो गया एफएमसीजी में, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया या ब्रिटानिया हो गया, दे ऑल आर फ्रंट लाइनर। एंड वहां पे भी हम देख रहे हैं कि 8-8, 9-9 साल के बाद पहली बार ऐसा आ रहा है कि लेगलस्टर परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला है। अब जीएसटी की न्यूज से एफएमसीजी में कल जो उछाला है वो पूरा का पूरा वापस गिव अप भी कर दिया। कहीं ना कहीं जीएसटी का न्यूज की वजह से तो नहीं, बट ओवरऑल हम हमारी कंजम्पशन इकोनॉमी के हिसाब से देखें तो एफएमसीजी में एक अच्छा खासे रिटर्न आ चुके हैं 2 साल में। तो लास्ट ईयर पूरा टाइम करेक्शन था। टाइम करेक्शन के बाहर काफी सारे स्टॉक्स निकल रहे हैं, इमा भी इज वन ऑफ देम, कि अभी तक निकला नहीं है बट एक बेस जरूर से बना दिया है। तो आपका अगर लंबा नजरिया है आगे यहाँ पे, जैसे आपने बताया 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर का नजरिया होगा आपका, तो इमा भी डेफिनेटली आप लॉन्ग करके जा सकते हो। आप नीचे में देखोगे तो 550 560 का एक बेहतरीन उसने सपोर्ट क्रिएट कर रखा है। उसके नीचे अगर स्टॉक नहीं जाता है तो देयर आर चांसेस कि हम काफी एक अच्छी रैली देख सकते हैं। ऊपर में 630 का एक क्लस्टर रेजिस्टेंस है, जैसे 630 का लेवल ब्रेक होगा एक डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट कंसीडर किया जाएगा, एंड उसके बाद ऊपर में 750 तक के टारगेट भी आपको इमामी में देखने को मिल सकते हैं। तो स्टॉक प्राइस लुक्स वेरी मच promising at current market price. Definitely one can go long with the strict stop loss of 550. जी बिल्कुल, इमामी पे भी नज़र ज़रूर है। रूरल प्ले है, ये हम आपको बता भी दिए थे। नए नए सेगमेंट्स में आ रहे हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स हुआ, अपने एक्सटेंशन भी करा रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हाई मार्जिन सेगमेंट पे है, नवरत्न मेल ग्रूमिंग सेगमेंट पे। लेकिन चलिए पुलकित के पास चलते हैं, एफएनओ सेटअप देखते हैं क्या चल रहा है। ओवरऑल पुलकित लग रहा है शॉर्ट कवरिंग का ही स्टेटस लग रहा है, सेलॉन राइज का व्यू आ रहा है। एफएनओ में जो एफआईज है वो वापस थोड़ी दस्तक ज़रूर दे रहे हैं, लेकिन पूरी तरह घुसे नहीं है, बट कुछ कुछ ग्रीन शूट्स आए हैं। किस तरह बाजार का प्लेसमेंट देखने मिल रहा है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे, ज़रा बताएं। जी शरद जी, जैसा कि आपने बोला शॉर्ट कवरिंग की बात, हाँ कल हमने शॉर्ट कवरिंग देखी क्योंकि एक बहुत अच्छा गैप अप हमको मिला था। जो हम एफआई की लॉन्ग पोजीशन बढ़ने की बात कर रहे हैं, वो एफआई की लॉन्ग पोजीशन इस बेसिस पे बढ़ेगी कि ये 25,000 के ऊपर कितनी जल्दी निकल के टिक जाता है। तो अब हम समझ लेते हैं एक बार डेटा क्या है।
तो इंडिया विक्स 12.34 पे है, कोई बहुत ज़्यादा समस्या की बात नहीं है, कंफर्टेबल है। जो निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो है वहाँ कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया है। पहले 0.87 था, अभी 0.88 है, और बैंक निफ्टी में 0.71 था तो 0.72 है, तो वो लगभग सेम ही है। अगर हम इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करें कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कितना आया है निफ्टी में, तो लगभग 1.77% का ये चेंज आया है, और जो एक्टिविटी थी वो शॉर्ट कवरिंग की देखी गई। वहीं अगर हम हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की बात करें कि किस स्ट्राइक प्राइस पे कितना ज़्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखा जा रहा है, तो पुट में ये 24,000 है, इसका मतलब 24,000 एक अच्छे सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, और कॉल में ये 25,000 है। अब बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट -6.4% के आसपास है, और यहाँ पे भी शॉर्ट कवरिंग थी क्योंकि कल एक पॉजिटिव मूव हमें मिला था। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखें तो पुट और कॉल दोनों में ही 57,000 के ऊपर ये बना हुआ है। अगर एफआई की लॉन्ग पोजीशन की बात की जाए तो जैसा कि शरद जी बता रहे थे कि 8.3% से अभी 9.73% हो गई है, मतलब लगभग 1.5% के आसपास ये बढ़ गई है। आज अगर एक अच्छा मूव आता है तो उम्मीद है कि ये धीरे धीरे और बढ़ेगी, और जो शॉर्ट पोजीशंस बढ़ रही थी एफआई की वो कम होती जाएगी। डीआई लॉन्ग पोजीशन 67.33% के ऊपर है। एफएनओ बैन में 4 शेयर हैं, पीएनबी हाउसिंग, आरबीएल बैंक, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट और टीटागढ़। तो शरद जी ये था एफएनओ का सेटअप, बाकी आज जैसा भी मूव होगा हम दर्शकों को सूचित कर देंगे। जी बिल्कुल, डेवलपमेंट्स है, ट्रेंड्स तो पॉजिटिव ही लग रहे हैं, तो इस पर भी हमारी नज़र है कि गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो ऑलमोस्ट फ्लैटिश ओपनिंग है, थोड़ी सी नेगेटिव अंडरटोन है, बट ऑफ कोर्स ये जो पूरा पिक्चर है चेंज हो सकता है, ये तो बस स्टार्टिंग का झलक आपको हम बता रहे हैं। लेकिन चलिए हमारे साथ राज व्यास जुड़ रहे तेजी मंदी से। गुड मॉर्निंग राज। कल का सेशन बहुत स्ट्रांग था, फंडामेंटली कंजम्पशन नेम्स लीजिए, इंश्योरेंस नेम्स लीजिए, जिस तरह गवर्नमेंट की अपमूव आ रही है, जिस तरह अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं, मीटिंग्स हो रहे हैं, तो लगता है कि आज भी स्ट्रेंथ देखने मिल सकता है। तो किस तरह आप देख रहे हैं कंजम्पशन का स्पेस ओवरऑल राज? गुड मॉर्निंग एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। सो शरद जी, अगर हम देखेंगे तो कल तो काफ़ी अच्छा मार्केट को गैप अप एक ओपनिंग मिल गई थी, और हम जैसे कि आपने क्लियरली बताया कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स जो भी फोकस में थे, और जो हिसाब से अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की जो अनाउंसमेंट थी उसके बाद एक जो काफ़ी एक पॉजिटिव बूस्ट मिल गया है मार्केट को। बट अभी देखना यह है कि जो सेक्टर रोटेशन जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि हमें इंडेक्स पे फोकस नहीं करना है, स्टॉक स्पेसिफिक जो है उन पे ज्यादा फोकस करना, वहां पे हमें रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो हम अभी भी इस जो हमारा जो व्यू पॉइंट, इस पे हमारा व्यू कायम है, और जो डोमेस्टिक थीम्स है उस पे ही हमारा फोकस ज्यादा है। अगर हम मार्केट के इंडेक्स के लेवल की बात करें तो जो कल जो 24,850 के ऊपर बन रहा है वो काफी पॉजिटिव है, पर आगे की रैली के लिए ये देखना जरूरी है कि 24,750 के ऊपर मार्केट को क्लोज होना जरूरी है बहुत। अगर उसके ऊपर क्लोज करते तो डेफिनेटली हमें जो एक 25,000 का जो एक लेवल है वो जो एक रेजिस्टेंस की तरह बना हुआ है, तो वहां पे एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल सकती है, और उसके ऊपर अगर फ्रेश क्लोजिंग आता है तो मार्केट और इसके ऊपर जा सकता है, क्योंकि हमने लास्ट 1-1.5 महीने में काफी करेक्शन देखा हुआ है, और स्टॉक स्पेसिफिक भी 15-20% अपने हाई लेवल से नीचे है, तो वैल्यूएशन वाइज कुछ कंसर्न नहीं है। एक अभी जो अनसर्टेनिटी है विद रिस्पेक्ट टू टैरिफ का जो चीज है, वो अगर हमें 27 को जब वो एडिशनल टैरिफ इंप्लीमेंट हो गए, और हमारा मानना यही है कि इसके पहले तक कुछ क्लैरिटी मिल जानी चाहिए हमें, तो वो मार्केट के सेंटिमेंट को और इम्प्रूव कर सकता है। तो हमारा यही है कि डोमेस्टिक थीम्स पे फोकस किया जाए, जो स्टॉक से कंजम्पशन हो गए, आपके बैंकिंग स्टॉक्स हो गए जो काफी रीजनेबल वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं, आपके एग्रोकेमिकल्स के जो स्पेस है जो हमें काफी हद तक पॉजिटिव लग रहे थे, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड स्टॉक्स, तो ये सब पे हमारा पॉजिटिव व्यू पहले भी था, अभी भी बना हुआ है, और इन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। और जैसे कि मैंने इंडेक्स के लेवल का आपको बारे में बताया, जो लेवल है 24,750 के ऊपर मार्केट को बने रहना है फॉर कंटिन्यूड अपवर्ड मूवमेंट। ये बिल्कुल मार्केट में बने रहने की राय आ रही है। जिस तरह हम द मिडल ऑफ अच्छे पॉजिटिव मैक्रोस के डेवलप कर रहे हैं, गवर्नमेंट पुश भी आ रहा है, और हम बस एक्सपेक्ट करें कि एफआईज और ज़ोर शोर से हमारे साथ आए। कुछ सेगमेंट्स है आईटी पे भी नज़र रखेंगे क्योंकि एफआईज की थोड़ी अंडर ओनिंग देखने मिल रही है, और कल भी पार्टिसिपेट आईटी इंडेक्स नहीं किया था। यहाँ पे कुछ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कुछ फेवरेबल बन रहा है किरण, और अगर बन रहा है तो मिड कैप आईटी या लार्ज कैप आईटी स्पेस से कोई स्टॉक आपको अच्छा लग रहा है? टेक महिंद्रा चार्ट्स में तो थोड़े डिसेंट लग ही रहे थे, जहाँ पे सपोर्ट आ रहे थे थोड़े दिन में। एक बार किरण बताएं आपकी क्या व्यूज़ रहेगी आईटी सेगमेंट में, कोई अच्छा पिक बन रहा है अभी?
निफ्टी आईटी की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निफ्टी आईटी के इंडेक्स के अंदर हम देख रहे हैं 34,000 का। 34,000 से हमने रिसेंट एक रैली देखी 35,200 तक, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाए और कल के दिन हम वापस गिरावट देख रहे हैं। ऑफ कोर्स क्योंकि जो ग्लोबल हेडविंड्स था वहां से अभी तक हमें कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं मिल रही है। हाँ, हमारी डोमेस्टिक या तो इंटरनल न्यूज की वजह से कल हमने मार्केट में उछाल देखा है, तो यहाँ पे थोड़ा और वेट एंड वॉच करना चाहिए। दो मिड कैप स्टॉक्स है जहाँ पे हमें एक अच्छी मोमेंटम दिख रही है। टेक महिंद्रा तो है ही, अगर आप टेक महिंद्रा का चार्ट देखोगे तो जिस तरह से ओवरऑल यहाँ पे एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद स्टॉक हायर ऑफ हायर बॉटम पैटर्न के अंदर रिज्यूम हुआ, लेकिन वापस नीचे आता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर किसी के पास पोजीशन है तो 1450 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना, क्योंकि अगर 1450 ब्रेक होता है तो एक फ्लैग पैटर्न ब्रेकडाउन कहा जाएगा और यहाँ से और भी गिरावट नीचे में आ सकती है। तो मेरे हिसाब से टेक महिंद्रा तो है, उसके साथ साथ आप एम्फोसिस के अंदर ध्यान दे सकते हो। एम्फोसिस में अगर आप देखोगे तो जिस प्रकार से ओवरऑल चार्ट पैटर्न है, ये अपना एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट 2630 2640 के आसपास देखा था। उसके बाद स्टॉक ऊपर में 3000 तक है, वहां से करेक्शन होता होता नीचे आया है। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं वापिस 2600 से 2700 के लेवल के बीच में एक्यूमुलेट किया जा सकता है। कल की क्लोजिंग आप देखोगे तो 2700 के आसपास थी। तो करंट मार्केट प्राइस से कोई भी गिरावट आती है लॉन्ग करना चाहिए। एक ट्रेडर के हिसाब से 2650 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अगर 2650 का लेवल ब्रेक नहीं होता है एम्फोसिस के अंदर, तो देयर आर चांसेस कि हम वापस 2800 से 2900 तक की रैली एम्फोसिस में देख सकते हैं। तो एम्फोसिस लुक वेरी मच लुक्रेटिव एट करंट मार्केट प्राइस, डेफिनेटली वन थिंग बोल रहा हूँ। एम्फेसिस के टारगेट क्या बताया आपने किरण जी? एम्फोसिस के अंदर जी जी एम्फोसिस के अंदर अगर नीचे में 2650 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तो हम ऊपर में 2800 से 2900 तक के लेवल देख सकते हैं। ठीक है, 2800 से 2900 तक के लेवल एम्फेसिस में आ सकते हैं। हालांकि कल के सत्र में हमने देखा कि आईटी और फार्मा इन दोनों सेक्टर का जो लिंकेज है वो अमेरिका से है। तो कल चर्निंग थी बाजार में और पैसे रोटेट हो रहे थे इन शेयरों से थोड़े से निकल के। हमने देखा कि कंजम्पशन वाली थीम पर लोग बुलिश होते हुए नजर आए थे। एक काम और करते हैं किरण जी, तमाम ऐसे लोग होंगे जो कल की रैली में ना पार्टिसिपेट कर नहीं पाए होंगे, थोड़े से हाथ मल के महसूस के रह गए होंगे, उनकी भी जरा प्लानिंग करवा देते हैं। अच्छा, कल जो शेयर जो तेज रफ्तार से दौड़े उनकी जरा लिस्ट एक बार स्क्रीन पर लेकर आते हैं। जीएसटी की राहत से कहां पर हमने तेजी देखी, कौन से कल के सुपरस्टार रहे? निफ्टी की बात करें, मारुति, हीरो मोटो, बजाज फाइनेंस, नेस्ले, ये बजाज ऑटो, तमाम शेयर कल के सत्र में चले हैं। अगर हम वायदा की बात करें तो वायदा में हमने देखा कि अशोक लेलैंड हो गया, वोल्टास हो गया, टीवीएस मोटर, हेवल्स, एवेन्यू सुपरमार्ट, ये सारे के सारे शेयर चलते हुए दिखाई दिए। ये तमाम आप लिस्ट देखिए, तोड़ फोड़ तेजी कल के सत्र में हुई है। और अगर हम पर्टिकुलरली अगर हम कैश की बात करें तो आप देखेंगे कि अंबर एंटरप्राइजेस हो गया, गोदरेज इंडस्ट्रीज हो गया, इसके अलावा अपोलो टायर, ब्लू स्टार, बाटा इंडिया, ये सारे के सारे शेयर चले हैं। यहां से आप फॉलो बाइंग कौन से शेयरों में देख रहे हैं किरण जी? कहां पर आपको लगता है कि नहीं ये एक दिन की तेजी नहीं है, ये तेजी अभी और बढ़ेगी? और ये जो हमने करीब 15 शेयरों की जो लिस्ट रखी है सामने, इसमें से 2-3 शेयर आपके रडार पर आ रहे हैं जहां पर आपका कन्विक्शन ये कहता हो कि नहीं और चलेंगे, दिल मांगे मोर वाला हिसाब किताब इन शेयरों में बनेगा अभी? जी, तो टोटल हमारे रडार पे 3 स्टॉक है। तो बजाज ऑटो तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। तो मैं दूसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो है डीमार्ट। डीमार्ट अगर आप देखोगे तो 4000 से हम इस स्टॉक को फॉलो करते आ रहे हैं। 4000 के आसपास एक अच्छा बॉटम बनाया था, ट्रिपल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट। उसके बाद स्टॉक ऊपर में 4500 तक गया, वहां से वापस गिर के 4000 का लेवल टच किया। सेकेंड टाइम हमने देखा जुलाई महीने के आसपास वापस वो 4500 के वापस वहां पे गया, नहीं टिक पाया, नीचे आया। और अब की बार अगर आपने देखा तो हायर बॉटम बनाया है, तो ट्रिपल बॉटम ब्रेकआउट, उसके बाद डबल बॉटम बनाया है स्टॉक ने ऊपर, स्टॉक के ऊपर। अब 4500 के ऊपर कल क्लोजिंग दे दी है, नो डाउट कल उसने एक अच्छा खासी रैली दी थी, तो थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है। तो 45-4400 के बीच में डेफिनेटली आप डीमार्ट को एक्यूमुलेट कीजिए। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस आप 4100 का देखिए। और अगेन मैं यहाँ पे यही गुजारिश करूंगा कि एटलीस्ट ये 1-2 दिन के लिए ट्रेड मत कीजिए, आप 1 महीना 2 महीना दीजिए, क्योंकि न्यूज के ऊपर जैसे ही क्लैरिटी आएगी ये और चलने वाले हैं। तो ओवरऑल लुक्स वेरी मच प्रॉमिसिंग एज पर टेक्निकल एनालिसिस। डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट के हिसाब से 5000 प्लस तक के टारगेट आप डीमार्ट में देख सकते हो। तो 41-4200 के स्टॉप लॉस के साथ आप डीमार्ट में लॉन्ग कर सकते हो। दूसरा स्टॉक जो हमें अच्छा लग रहा है वोल्टास है। वोल्टास के अंदर 2 तरह की चीज है। एक तो पहले
हम देख रहे हैं कि हम मानसून एंड विंटर को पास कर रहे हैं, जहाँ पे जनरली कोई एसी की इतनी ज्यादा खरीदारी करता नहीं है। बट अब हम भी काफी सारे कंज्यूमर स्मार्ट हो चुके हैं, क्योंकि एसी की जनरली खरीदारी लोग विंटर में ज्यादा करते हैं, क्योंकि वहां पे प्राइसेस कम होते हैं और जिसका रिफ्लेक्शन फंडामेंटल टेलविंड्स जो आता है वो समर के अंदर आता है। तो लास्ट टाइम भी आपने देखा होगा कि ये रैली जो थी वो सितंबर अक्टूबर महीने से स्टार्ट हुई थी एंड दिसंबर जनवरी तक में अच्छे खासे रिटर्न्स वोल्टास ने दे दिए थे। साथ ही साथ टेक्निकली आप देखोगे तो ये एक अच्छा बढ़िया सा बॉटम इसने बनाया है विद पॉजिटिव डाइवर्जेंस। तो मुझे लग रहा है कि 1300-1350 के बीच में एक्यूमुलेट कीजिए, जो डेली चार्ट के ऊपर गैप है वो गैप फिल हो सकता है। तो इस गैप का आप अपॉर्चुनिटी उठाइए, 1300 के नीचे का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए वोल्टास में, एंड ऊपर में कहीं ना कहीं ये वापस आपको 1500 प्लस तक के टारगेट वोल्टास के अंदर हम देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वोल्टास, बजाज ऑटो एंड हमने जो लास्ट में डिस्कस किया, ये सभी स्टॉक हमें काफी अच्छे लग रहे हैं डीमार्ट के जैसा। ठीक है, वोल्टास, बजाज ऑटो, डीमार्ट, ये सारे के सारे शेयर किरण जी को पसंद है। डीमार्ट की बात करें तो डीमार्ट ने बढ़िया रिटर्न्स दी हैं। अगर आप महीने भर में देखेंगे कि 12-13% शेयर चला है। अगर आप इस साल की बात करें करीब 25% के आसपास के रिटर्न्स दिए हैं। 4100-4200 के आसपास थोड़ा समय बिताया था डीमार्ट ने, लेकिन उसके बाद फिर से गियर बदला है। और हम देखें कि ये देखिए फेस्टिवल्स का भी प्ले है डीमार्ट। स्टोर्स में भीड़ बढ़ेगी, शॉपिंग होगी, मतलब इसमें नो ब्रेनर टाइप का ये इसके लिए बात है। और टायर 2 टायर 3 सिटीज पर ये कंपनी फोकस कर रही है। स्टोर काउंट अगर हम देखेंगे तो 450 के आसपास का स्टोर काउंट हो रहा है और धीरे धीरे मार्जिन भी बेटर होता हुआ दिखेगा आपको डीमार्ट में। तो मुझे ना फंडामेंटली, टेक्निकल तो खैर किरण जी आपको बता ही रहे, फंडामेंटली भी मुझे डीमार्ट के लिए भविष्य यहाँ से थोड़ा ठीक दिखाई दे रहा है। तीनों में से मेरा जो वोट है ना वो डीमार्ट की तरफ थोड़ा ज्यादा जाता हुआ दिख रहा है। चलिए छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो मार्केट्स लाइव की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। और भी ढेर सारे शेयर हैं जिनके फंडामेंटल्स पर, टेक्निकल्स पर हम चर्चा करेंगे और आपको कुछ बढ़िया शेयर बताएंगे। बस एक छोटे से ब्रेक का इंतजार कर लीजिए आप। स्वदेश पर आप देख रहे हैं मार्केट्स लाइव। आपके साथ में हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मुंबई स्टूडियो से मेरे साथ हैं मेरे दो सहयोगी कविता थपलियाल हैं और शरद दुबे हैं। और हमारे दो एक्सपर्ट आपको शेयरों के फंडामेंटल्स को लेकर, शेयरों के टेक्निकल्स को लेकर आपको गाइड कर रहे हैं। और कल बाजार में जिस तरह का उत्साह हमने देखा है, क्या उस उत्साह को आज बाजार फिर से रिपीट करेगा या फिर एक सुस्ती ही देखेंगे, इस पर हम कर रहे हैं चर्चा। ब्रेक से पहले भी हमने पिछले 1 घंटे में काफ़ी कुछ चर्चाएं की हैं, लेकिन चलिए इस चर्चा को आगे और बढ़ाते हैं। और रिलायंस को लेकर एक व्यू शेयर तो किया था किरण जी ने, लेकिन रिलायंस पर एक फंडामेंटल व्यू भी लेना चाहिए। ये जो कंपनी है लगातार हम देख रहे हैं कि अपने रिटेल वाले पोर्टफोलियो को विस्तार करने पर फोकस कर रही है। और इनकी एफएमसीजी वाली जो कंपनी है रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड यानी कि आरसीपीएल, इन्होंने एक हर्बल बेवरेज वाली कंपनी नेचर एज बेवरेजेस में मेजॉरिटी हिस्सा खरीदा है। अब ये नेचर एज बेवरेजेस, आपको मैं बता दूं कि बैद्यनाथ ग्रुप के 3rd जनरेशन एंटरप्रेन्योर जो हैं सिद्धेश शर्मा, उनकी ये कंपनी थी। 2018 में उन्होंने इसके फाउंडर बने वो। और ये जो कंपनी है अश्वगंधा, ब्राह्मी, खस, कोकम, ग्रीन टी जैसे तमाम ये प्रोडक्ट्स हैं जो थोड़े नए ज़माने के फ्लेवर के साथ उनको ये बेचते हैं। और इनका जो फ्लैगशिप ब्रांड है वो है शून्य। अगर हम भारत की बात करें तो ये हर्बल या फिर आयुर्वेदिक, अगर हम बेवरेजेस की बात करें तो $1 बिलियन के आसपास का मार्केट कैप है। और मार्केट है और उम्मीद ये है कि अगले 5 से 7 साल में जो CAGR जो ग्रोथ रहेगी वो रहेगी 10 से 12% के आसपास की। तो एक मार्केट है, रिलायंस उसको एनालाइज जरूर किया होगा ग्रुप ने और ये अधिग्रहण करने का फैसला किया है। मिस्टर राज, गुड मॉर्निंग। कैसे देख रहे हैं आप इस अधिग्रहण को, क्योंकि बैक टू बैक कई सारे एक्विजिशंस रिलायंस लगातार कर रही है स्पेस में। डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो रिलायंस ने अपने लास्ट क्वार्टर के उसमें भी ये सेम चीज़ कही थी कि उनका जो फोकस है वो जो रिटेल का जो है वहाँ पे काफ़ी फोकस्ड है और वो अपने ये जो सेगमेंट है उनको काफ़ी डाइवर्सिफाइड कर रहे हैं, क्योंकि उनको जो अपना स्टोर है उनको इंडिया का जो लार्जेस्ट रिटेलर स्टोर है वो बनाना है। एंड वो B2B और B2C में भी काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहा है। अगर हम देखेंगे कि इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट कमेंट्री कि उनका क्या कहना है, तो डायरेक्टली जो कॉन कॉल में जो उन्होंने बोला था मैनेजमेंट ने कि उनको जो कॉस्ट को कम करना है ताकि वो जो वैल्यूएशंस और जो बाकी सब चीजें हैं जो सेगमेंट को पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं उस पर इनका फोकस होगा। तो वो ग्रोथ एक्सीलरेट कर रहे हैं और उनका मानना है कि जो छोटी कंपनी है जहाँ पे जो टियर 2 टियर 3 में जिनका फॉलो अप ज्यादा है और डिमांड वहाँ पे उनका फोकस ज्यादा है, उनको वो एक्विजिशन करने के लिए और बहुत सी जो दूसरी कंपनीज है उन पे उनका मेजोरिटी फोकस रहेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर उनके क्षेत्र में आ सके और उनका मार्केट शेयर
शेयर भी इम्प्रूव हो सकता है। और उनका दूसरा मानना है कि जो फैशन है, फैशन आप देख सकते हो कि जो वेस्ट साइड के स्टोर्स थे वगैरह, उनको ये कम्पीट करने के लिए नए-नए स्टोर्स ओपन कर रहे हैं हर एक लोकेशंस में, और जो फैशन रिटेल है उनका, वो हाईएस्ट मार्जिन्स भी है, और ये फॉलो अप करता है ग्रोसरी और दूसरी इलेक्ट्रॉनिक्स के हिसाब से भी। तो हमें लगता है कि आगे चल के जो मार्जिन्स है ये रिटेल सेगमेंट में काफ़ी इम्प्रूव हो सकता है, और इनका जी जो मार्जिन्स जो एबिटा लेवल पे है वो भी नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स में इम्प्रूव हो सकता है। तो जो हिसाब से एक्विजिशन चालू है वो काफ़ी पॉजिटिव ठीक है, रिफ्लेक्ट करेगा पॉइंट रिलायंस टेकन, पॉइंट जी, जी, ठीक है। बिल्कुल पॉइंट टेकन राज। रिलायंस आज पॉजिटिव ओपनिंग की शुरुआत के संकेत भी दे रहा है। आधे % ऊपर है, 1389 रुपए के भाव आज के सत्र में हम देख रहे हैं, और प्री ओपन के जो लेवल्स हैं वो भी आ गए हैं। कल जो शेयर नहीं चले उनमें अगर आप देखेंगे तो इटर्नल कल थोड़ा कमजोर था, कल की भरपाई आज ये कर रहा है, करीब 1% की तेजी पर आपको इसमें कारोबार होता हुआ दिखेगा। ट्रेंड कल चला है, ट्रेंड थोड़ी सी और तेजी को बढ़ाता हुआ दिखेगा। फिलहाल हम देख रहे हैं कि प्री ओपन में सबसे ज्यादा ऊपर यही है, 2% के आसपास की तेजी है। और IT और कुछ मेजर जो बैंक्स हैं, HDFC बैंक, कोटक बैंक, ICICI बैंक, ये थोड़ी सी नरमी क्या संकेत दे रहे हैं। निफ्टी बैंक क्या यहां से गिरेगा, ये देखने वाली एक चीज जरूर होगी। लेकिन एक और दिग्गज एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया। चंदन जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 और स्वदेश पर चंदन जी। एक छोटा सा व्यू आप बाजार पर भी चंदन जी दे दीजिए कि आपको लगता है कि आज कल की तेजी के बाद आज हम कंटिन्यूएशन देखेंगे, और आपके स्टॉक्स कौन से हैं चंदन जी, आज कहां पर आप बुलिश हैं? गुड मॉर्निंग, नमस्कार। देखिए, कल के दिन बाजार में अच्छा मूव देखने को मिला था। हालांकि टुवर्ड्स द एंड ऊपर के लेवल से मुनाफा वसूली देखने को मिली। अच्छी बात यह हो रही है कि इंडेक्स में जो वीकली चार्ट में जो लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा था उसका निगेशन पिछले 6 वीक के डिक्लाइन के बाद देखने को मिला। ओवरऑल आप देखें तो इंडेक्स ने रिसेंटली लगभग 25,669 का हाई बनाया था, और वहां से लगभग 1332 पॉइंट करेक्ट होके 24,336 के आसपास के बॉटम बने। तो इस पूरे डिक्लाइन का जो 50% रिट्रेसमेंट है वो 25,000 के आसपास आते हैं, और कल मार्केट ने वहां तक रिकवरी देखी। उसके अलावा आप देखोगे तो लगातार पिछले 5-6 दिन से डेली चार्ट पे इंडेक्स हायर लोज बना रहा है, जो इंडिकेट कर रहा है कि सपोर्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो 24,700 एक मेजर सपोर्ट है, जो पहले एक हर्डल का काम कर रहा था पिछले कुछ दिनों में। तो जब तक वो लेवल होल्ड करता है, ओवरऑल वापस इंडेक्स 25,000 25,100 की तरफ के टारगेट बनाने चाहिए। डेटा सेटअप की बात करें तो पुट कॉल रेशियो 1 के आसपास है, बट एफआईएस का लॉन्ग शॉर्ट रेशियो रिकवर नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं एफआईएस की शॉर्ट कवरिंग का ट्रिगर आना चाहिए, क्योंकि एफआईएस का इंडेक्स में लॉन्ग शॉर्ट रेशियो भी लगभग 9% के आसपास है। तो मेरे हिसाब से अब बाजार यदि 24,700 24,750 के ऊपर टिकता है तो आई थिंक 25,000 और 25,100 तक जाने की संभावना रहेगी। साथ में एफआईएस का शॉर्ट कवरिंग आएगा तो फिर नई रैली की तरफ बाजार तूल पकड़ते हुए नजर आ सकता है। और स्टॉक से होकर बात करें तो मेरा फोकस रहेगा एक तो इंडिगो पे, काफी पॉजिटिव प्राइस सेटअप है, और ओवरऑल आप देखें तो जो कंजम्पशन और रिफॉर्म की बात हुई जीएसटी में, तो ये ऐसे कुछ काउंटर जो परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। इंडिगो में ऑलरेडी 5 दिन से हाई टॉप से हाई बॉटम है। कल के दिन काफी अच्छा मूव आया, उसके बाद डिक्लाइन आई, बट बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति यहाँ पे रखेंगे। लगभग 5,900 के आसपास का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 6300 तक के टारगेट के लिए। उसके अलावा ऑटो काउंटर यहाँ पे अच्छे लग रहे हैं। ऑटो में चाहे आप महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें, टीवीएस मोटर, हीरो मोटो, हुंडई, सब में पॉजिटिव बायस है। और मैं यहाँ पे हुंडई पे खरीदारी की सलाह देना चाहूंगा। कल के दिन बड़ी तेजी थी, अभी भी मोमेंटम बरकरार रहेगा। 2375 का सपोर्ट है, ऊपर में लगभग 2520 तक के टारगेट के लिए। और राइट चंदन, इंटरग्लोब में आपने अपनी रणनीति यहाँ पर बताई है। टारगेट 6300, स्टॉप लॉस जो लगाना होगा 5900 का यहाँ पर बाय कॉल है। लेकिन चलिए, हमारे सहयोगी शरद दुबे भी हमारे साथ अब जुड़ गए हैं, जो कि नवरत्न स्टॉक्स की सूची लेकर आए हैं। बताइएगा शरद, आज आपकी लिस्ट में क्या है? जी बिल्कुल, रिलायंस पे नज़र रखेंगे। यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लोज आ रहा है। एक, जो नेचर एज बेवरेजेस है यहाँ पे मेजॉरिटी स्टेक ले लिया है, लेकिन याद रखिए जियो में भी जो है उन्होंने अपनी 1 GB प्लान को डिसकंटिन्यू किया, 1.5 GB रहेगा। तो ऑफकोर्स यहाँ पे देखें तो बेनिफिशियल रहेगा, आरपू नंबर्स बढ़ सकते हैं आगे जाते हुए। तो इस पर एक खास रिसर्च भी हम थोड़ी देर में आपको लेके आने वाले टेलीकॉम सेगमेंट पे। दूसरा स्टॉक रहेगा हिंदुस्तान जिंक। यहाँ पे बोर्ड ने अप्रूवल दी है अपनी टेलिंग्स रिप्रोसेसिंग प्लांट पे 2 गुना जो है इनकी क्षमता बढ़ेगी। 3,800 करोड़ का जो है ओवरऑल कैपेक्स रहेगा। आईटीसी, वीएसटी इंडस्ट्रीज, गॉडफ्रे फिलिप्स, यहाँ पे देखें तो फाइनेंस मिनिस्ट्री की क्लैरिफिकेशन आई है और इन स्टॉक के लिए थोड़ी सी पॉजिटिव ज़रूर है। स्लैब रहेगा 40% का, लेकिन टैक्स इंसिडेंस नहीं चेंज होगा। सेस वेस में ज़्यादा मूवमेंट नहीं देखने मिलेगा, तो स्टॉक के लिए पॉजिटिव है।
वही टीम लीज क्वेस्कॉर्प की बात करें तो भारत का अनएम्प्लॉयमेंट रेट जुलाई के आंकड़ों के हिसाब से कम हुई है। स्टाफिंग सोल्यूशन कंपनीज के लिए अच्छा है और फेस्टिव सीजन में याद रखें क्विक कॉमर्स और गिग इकोनॉमी को लेकर जो है बड़े हायरिंग्स चल रहे हैं। लगभग ये आंकड़ा 2 लाख का है, रिपोर्ट्स बताते हैं। सीमेंट, कंजम्पशन, ऑटो, ये सारे जो थीम वाले स्टॉक्स हैं आज भी अच्छी मोमेंटम देखने मिल सकते हैं। जिस तरह पीएम ने नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के लिए हाई लेवल मीटिंग रखी है, जीएसटी रिडक्शन हो या उनके आईडे के अनाउंसमेंट्स हो, ये सब कवर्ड है। तो आज भी जो मोमेंटम कल का कुछ काउंटर्स में आपको देखने मिल सकता है। जेएम फाइनेंशियल, डैम कैपिटल, एमओएसएल जैसे स्टॉक्स पे भी नजर रखिए। सेबी ने कंसल्टेशन पेपर जारी कर दिया है जहां पे प्रपोजल है कि जो बड़े साइज के इश्यूज होंगे आईपीओ के उस पे छूट दिया जाएगा। सातवां स्टॉक इमामी रहेगा। हाल ही में कंपनी न्यूट्रास्यूटिकल सेगमेंट में आई थी, कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन इन्होंने लॉन्च किया जहां पे उनकी जो पोर्टफोलियो है पेन मैनेजमेंट, मेल ग्रूमिंग पे, उस पे जो है एक बुलिश नजरिया और कमेंट्री बनता है। अब ब्रोकरेजेस की तरफ आते हैं। जेएसडब्ल्यू सीमेंट नज़र पे रखेंगे। एमओएसएल ने इनिशिएट कवरेज किया है, न्यूट्रल रेटिंग रखा है और टारगेट प्राइस 163 रुपीज़ का रखा है। तो जेएसडब्ल्यू सीमेंट पे भी नज़र ज़रूर रखें। हाल ही में कंपनी लिस्ट हुई थी। और आखिर में हमारा राजा बैटरीज पे भी नज़र रखें। एवेंडस की रिपोर्ट आई है, टारगेट प्राइस थोड़ा सा घटा दिया, 1030 कर दिया है। पहले ये आंकड़ा 1085 था, मेंटेन ऐड रखा है और आगे जाते हुए मार्जिन्स को लेके एक बुलिश नज़रिया बनता है, ये ब्रोकिंग हाउस का कहना है। तो ये 9 स्टॉक्स हैं जो आपके 9 के नवरत्न के लिस्ट में आते हैं। राइट, शुक्रिया शरद तमाम डिटेल्स यहाँ पर देने के लिए। और चलिए एक बार फिर से हमारे मेहमानों की ओर जुड़ते हैं। राज व्यास, किरण जानी और चंदन पाड़िया मेरे साथ जुड़े हुए हैं। चंदन, आज बाजार को थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक डायरेक्शन ज़्यादा मिलेगा। हालांकि कल सेकेंड हाफ बाजार के लिए हमने देखा कि थोड़ा सा साइडवेज था, बट हैविंग सेड दैट आज की ट्रैजेक्टरी काफ़ी हद तक बाजार को स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ही डिसाइड कर पाएगी। अब ऐसे में आज जो न्यूज़ फ्लो का दबदबा रहेगा सबसे ज़्यादा, वो आप कहाँ पर नज़र बनाए रखें? आपकी पिक आपने दे दी है इंटरग्लोब एविएशन, बट हैविंग सेड दैट स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ के चलते किस सेक्टर और स्टॉक पे आपकी नजर रहेगी इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस? और बेस के एक टसल के बीच में रहेगा। मैं यदि ओवरऑल इंडेक्स की बात करूं, देखिए अच्छी बात है जीएसटी रिफॉर्म और पीएम का इंडिपेंडेंस डे पे अनाउंसमेंट। और कंसर्न ये है कि अभी भी ट्रम्प से परेशान है और साथ में रशियन और ईरान के बीच के जो भी कंसर्न्स चल रहे हैं वो बाजार को ऊपर के लेवल पे डिस्टर्ब करेंगे। तो इन दोनों के बीच में इंडेक्स एक बड़े दायरे में रहेगा। अच्छी बात है कि लोअर टॉप लोअर बॉटम निगेट हो रहा है, बट कंसर्न है कि ऊपर के लेवल पे भी अपसाइड रेस्ट्रिक्टेड रहेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस सिनेरियो में काफी अच्छा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिलेगा। आप देखोगे तो मैं निफ्टी ऑटो सेक्टर में पॉजिटिव मूव देख रहा हूँ, काफी अच्छा प्राइस पैटर्न है, इनफैक्ट रिलेटिव स्ट्रेंथ है। और आरआरजी चार्ट पे देखें हम तो ये ऐसा सेक्टर है जहाँ पे स्ट्रेंथ एंड मोमेंटम दोनों है। तो मोस्ट ऑफ द ऑटो काउंटर फोकस में रहेगा। और वैसे भी आने वाले 2 महीने फेस्टिव सीजन के रहेंगे, वो भी एक रीजन है कि ऑटो में एक कंजम्पशन थीम का तड़का लगेगा, साथ में आरबीआई इंटरेस्ट रेट पे भी फोकस रहेगा। तो ऑटो एक सेक्टर रहेगा। उसके अलावा मेरा ऐसा मानना है कि कंज्यूमर गुड्स जैसा कि हेवेल्स, वोल्टास, इन सब काउंटर में भी थोड़ी बहुत नजर बन सकती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जिस हिसाब से मार्केट खबरों के चलते ऑटो और सिलेक्टिव कंजम्पशन और कंज्यूमर इलेक्ट्रिक गुड पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, ऑटो, कंजम्पशन और इलेक्ट्रिकल गुड्स, ये सारे के सारे त्योहारों से भी आप जोड़ के देख सकते हैं, तो इन पर फोकस रहेगा चंदन जी का। चंदन जी, एक फटाफट आपसे व्यू जरा जानना चाहेंगे कैपिटल गुड्स वाले स्टॉक पर, क्योंकि कल हमने देखा कि बाजार की अच्छी तेजी के बावजूद भी एल&टी हो, सीमेंस हो या फिर एबीबी, बीएचईएल, ये शेयर चले नहीं हैं। लेकिन कोई ऐसी स्ट्रक्चरल कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, कैपेक्स की शुरुआत भी हो गई है। आप जरा ये बताइए कि क्या करना चाहिए? कोई अगर ये गिरावट आती है, थोड़ा लंबा नजरिया लेके बाइंग करनी चाहिए? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, लास्ट टाइम जब बजट का अनाउंसमेंट हुआ था तो इंडिया का थीम कैपेक्स से कंजम्पशन की तरफ फोकस हो चुका था। और अभी भी आप देखोगे तो पिछले जो दिन रिकवरी आई थी वहां पे कंजम्पशन पे ज्यादा फोकस हुआ है, कैपिटल गुड्स थोड़ा सा बैक साइड होता हुआ नजर आया है। इवन बीएचईएल लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है। एबीबी भी लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम है। इवन आज नेगेटिव खुलता है तो एक नया ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। तो यस, लॉन्ग टर्म के लिए देखा जा सकता है, बट शॉर्ट टर्म तो अभी तो कंसर्न्स यहाँ पे है। बट मेरा ऐसा मानना है एल&टी एक प्रिफर्ड पिक रहेगा यदि आपको एक कैपिटल गुड्स काउंटर की तरफ फोकस करना है। सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ यहाँ पे है, भले ही 3-4 दिन से नहीं चला है, बट ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। मेरा ऐसा मानना है कि लगभग 35-85 के सपोर्ट से एल&टी में ऊपर में 3725-3750 तक की छलांग लगाने की गुंजाइश बन रही है।
ठीक है, 3725 3750 तक की टारगेट एलएनटी में दिख सकते हैं। 3650 के भाव अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे। हल्की तेजी पर खुलने के संकेत मिल रहे हैं एलएनटी से। चलिए, बाजार खुलने में 1 मिनट का समय रह गया है, जब बाजार को देखते हैं कि कैसे आज शुरुआत होने की उम्मीद है और कौन से शेयर आज फोकस में रहेंगे। निफ्टी जैसे कि आसार थे, हालांकि गिफ्ट निफ्टी तो कमजोरी दिखा रहा था हल्की सी, लेकिन निफ्टी 15-16 अंक ऊपर खुलेगा। निफ्टी बैंक की बात करें, यहां पर थोड़ी सी चिंताएं, हमने कहा भी था कि निफ्टी के मुकाबले निफ्टी बैंक आपको कमजोर दिखेगा, क्योंकि निफ्टी बैंक में क्या होगा ना कि उसमें आप 2 खेमे बांट लीजिए, बैंकिंग अलग कर दीजिए, फाइनेंशियल आप अलग कर दीजिए। तो थोड़े से जो फंड फ्लोज है ना वो फाइनेंशियल्स पर शिफ्ट होते हुए कल के सत्र में दिखाई दिए, और हो सकता है कि वही ट्रेंड हम आज भी देखेंगे, क्योंकि दिवाली हो गया, दशहरा, नवरात्रि, लोग अगर बाइंग करते हैं, परचेजिंग करते हैं, तो कंज्यूमर फाइनेंस वाली जो कंपनीज हैं, बजाज फाइनेंस समेत, इन पर फोकस रहेगा। आज एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीसी बैंक, ये सारे के सारे बैंक, इनफैक्ट इंडसइंड बैंक भी, सारे के सारे जो प्राइवेट बैंकिंग के दिग्गज हैं वो आपको थोड़े नीचे खुलते हुए दिखाई देंगे और बाजार को थोड़ा नीचे खींचने का काम भी ये कर सकते हैं। लेकिन तेजी आज होगी रिलायंस में, क्योंकि नेचर एज बेवरेजेज जो कि हर्बल ड्रिंक वाली कंपनी है, उसका इन्होंने अधिग्रहण किया है और उसके चलते ये शेयर फोकस में रहेगा। एनटीपीसी में हम देखेंगे कि आज तेजी पर शुरुआत होने की उम्मीद है। बाजार खुल गया है, निफ्टी 27 अंक की हल्की सी तेजी पर खुला है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 100 अंकों से ज्यादा की गिरावट निफ्टी बैंक में हम देख रहे हैं। सेंसेक्स 81,360 का स्तर आप देखेंगे, लेकिन निफ्टी अभी भी हम देख रहे हैं कि 24,900 के नीचे ही है। शुरुआत के बाद कोई खास एक्शन हम देख नहीं रहे निफ्टी में। निफ्टी बैंक हल्का सा ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, जो गिरावट की करीब 100-125 अंकों की रह गई है, 60 से 70 अंकों के आसपास की। निफ्टी फाइनेंस भी कमजोर है, लेकिन निफ्टी कंजम्पशन आप देखेंगे तो वहां पर आपको मजबूती आज के सत्र में दिखेगी। स्टॉक पर आते हैं, फिर एक बार इंडेक्स को सेटल हो जाने देते हैं, फिर देखते हैं कि क्या कुछ होता है। रिलायंस ने गियर बदला है। 1400 रुपए का भाव आप रिलायंस में अपनी स्क्रीन पर देखिए, 1401 रुपए पर ये ट्रेड कर रहा है। 1.5% के आसपास की शानदार तेजी रिलायंस में है। एनटीपीसी चल रहा है। भारतीय एयरटेल को लेकर भी अच्छी खबर थी, भारतीय एयरटेल करीब 1% ऊपर है। अडानी पोर्ट को लेकर कल हमारे एक्सपर्ट्स बुलिश थे। कल हमारे साथ श्रीकांत चौहान थे, उनसे हमने पूछा था कि आपको क्या सही लग रहा है, तो उन्होंने अडानी पोर्ट का नाम लिया था। आज भी करीब 1% के आसपास की तेजी शेयर में देख रहे हैं। ऑटो और कंजम्पशन की बात करें तो हीरो मोटो कल की बड़ी तेजी के बाद अपने गेंस को गंवाने की मूड में नहीं है, करीब आधे % के आसपास की मजबूती यहां पर है। और इसके अलावा हम देखें कि कंजम्पशन में एचयूएल, ट्रेंड, टाटा कंज्यूमर, ये तमाम शेयर आपको मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। निफ्टी बैंक की जो गिरावट है वो रह गई है सिर्फ 40 अंकों के आसपास की। वायदा में वोडाफोन आइडिया कल की तेजी के बाद आज फिर से 1.5-2% ऊपर है। आरबीएल बैंक करीब 2.25% ऊपर। इसके अलावा इंडस टावर, वेदांता, भारतीय एयरटेल में आधे से 0.25% के आसपास की मजबूती पर कारोबार होते हुए हम देख रहे हैं। आज के सेक्टर के जो लीडर्स हैं वो कौन से हैं, वो भी जरा एक बार स्क्रीन पर लेकर आइए। आज अगर हम बाजार को सपोर्ट की बात करें तो ऑयल एंड गैस शेयरों में अब चूंकि रिलायंस का वेटेज जितना ज्यादा है कि आपको ऊपर दिखेगा सेक्टर, ये 0.5% ऊपर ये है। निफ्टी इंफ्रा में करीब 0.5% के आसपास की मजबूती है। इसके अलावा मेटल में हल्की सी बाइंग है। मेटल में ज़्यादा कुछ आज माहौल अच्छा नहीं है। कल हमने देखा था कि एंटी डंपिंग वाली खबर के बाद वहाँ पर तेज़ी बनी थी, लेकिन निफ्टी स्मॉल कैप, मिड कैप में भी हल्की सी तेज़ी पर ही आज शुरुआत आपको होती हुई दिखेगी। आईटी इंडेक्स सपाट है। फार्मा कल भी कमज़ोर था, आज भी कमज़ोर है। थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग हम निफ्टी ऑटो में देख रहे हैं। रियल एस्टेट भी कल चला था, तो इनमें थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग लाजमी है। बीएससी रियल्टी, निफ्टी ऑटो, ये आपको लाल निशान के साथ कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। निफ्टी के जो गेंस है वो गए हैं करीब 50 अंक के, और निफ्टी बैंक भी अब हो गया है सपाट। लोअर लेवल से करीब 100 अंकों के आसपास की रिकवरी निफ्टी बैंक में आ गई है। आज लीडर स्टॉक कौन से हैं आप देखेंगे, टेक्सटाइल और जो धागा बनाने वाली जो कंपनीज हैं, वर्धमान टेक्सटाइल, इंडो काउंट, वेल्सपन लिविंग, इनमें आपको अच्छी रौनक दिखेगी और ये फेस्टिव बाइंग ही से ही आप इसको जोड़कर देखिए। बाकी अगर आप देखेंगे तो सुदर्शन केमिकल में तेजी है। इसके अलावा पीवीआर आइनॉक्स में 2% की तेजी है। रिलायंस की तेजी और बढ़ गई है, करीब 2% ऊपर ये शेयर चला गया है। वेदांता में तेजी है। मेटल में अगर आप देखेंगे तो कोई ऐसी तोड़-फोड़ वाली तेजी नहीं है, लेकिन कल की तेजी को अगर बाजार सस्टेन कर रहा है इसका मतलब कि जो अंडर करंट है वो थोड़ा पॉजिटिव जरूर लग रहा है। डिफेंस वाले शेयरों से लोग दूरी बना रहे हैं। एचएल कमजोर है। बायो डायनेमिक्स में आज हम कमजोरी देख रहे हैं। अशोक लेलैंड कल चला 5-6%, आज हम कमजोरी वहां पर देख रहे हैं। गार्डन रीच के शेयर में भी आज के सत्र में आपको कमजोरी दिखेगी। और कूलिंग सेगमेंट में सिम्फनी कल चला था, सिम्फनी आज कमजोर है। रेमको सीमेंट, थायरोकेयर, बर्जर पेंट, कुछ और शेयर हैं जहां पर हम 0.5% से लेकर 1% के आसपास तक की नरमी देख रहे हैं। लेकिन बाजार में
थोड़ी स्थिरता, थोड़ी सकारात्मकता के संकेत मिल रहे हैं। निफ्टी बैंक है सपाट 0.03% ही नीचे है। निफ्टी की जो तेजी है वो भी ज्यादा तो नहीं है, लेकिन यह है कि कल के गेंस के बाद आज फिर से 30-40 अंक ऊपर आपको दिखाई देगा। बायो इंडेक्स बाजार में होता हुआ आपको दिखेगा। इंडिया विक्स 1% नीचे है, 12.15 के आसपास के स्तर है। सीधे चलेंगे अपने एक्सपर्ट्स के पास और उनसे समझते हैं कि ओपनिंग ट्रेड में उनको कहां पर दिख रहे हैं शानदार मौके। तो ओपनिंग के खिलाड़ी में जो है आपका स्वागत है। और रिलायंस जो है बहुत दिनों बाद जो है देखिए अच्छी अपमूव देख रही है। कल सेशन में भी सपोर्ट था, लेकिन आज देखिए स्टॉक लगभग 2% ऊपर है। दो अहम रीजंस भी है। एक तो जेवी कर रहे हैं नेचर एज, और जियो के जो 1 GB प्लान है उनको डिसकंटिन्यू किया है, यानी कि आगे जाते हुए आरपू में अच्छी अपमूव आ सकती है। ओपनिंग के FSD की बात करें तो भारत डायनेमिक्स यहाँ पे देखने मिल रहे हैं और यहाँ पे सेलिंग जो है इंटेंसिफाई कर गई है। अब यहाँ पे जो है नज़र हमारी ज़रूर रहेगी। तो इस पे जो है अपमूव जो है हम देख नहीं पाएंगे, तो इस पे भी नज़र रहेगी। लेकिन चलिए चंदन, आपसे शुरुआत करते हैं। आपके ओपनिंग ट्रेड्स क्या रहेंगे? बिल्कुल, देखिए पहला ट्रेड में रहेगा डी मार्ट। देखिए एक मेजर ब्रेकआउट काउंटर में देखने को मिला है और डी मार्ट में ऑलरेडी आप देखोगे तो पिछले 5 दिनों से हाई टॉप हाई बॉटम के फॉर्मेशन बन रहे हैं। इनफैक्ट मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट हुआ है, लगभग ये 10 महीने के हाई पे चल रहा है। वीकली चार्ट पे देखें तो मल्टीपल हर्डल 4350 और 4500 के जोन को डिसाइसिवली पार किया इस काउंटर ने। तो एक बड़ा ब्रेकआउट हो रहा है, मेरे हिसाब से मोमेंटम यहाँ पे रहेगा। 4500 के सपोर्ट से डीमार्ट खरीदारी की सलाह देंगे। 4750 तक के टारगेट आपको यहाँ पे मिलने चाहिए। तो शुरुआती ट्रेड में डीमार्ट पे हम फोकस रखें। ये बिल्कुल शुरुआती ट्रेड में जो है डीमार्ट पे नज़र रखेंगे। स्टॉक भी देखें तो ऑलमोस्ट 1% ऊपर है और कंजम्पशन का थीम पे जो है अच्छी पिकअप देखने मिल रही है। स्ट्रक्चरली भी स्ट्रॉन्ग जो है सेटअप देख रहा है। किरण, आपकी क्या रहेगी ओपनिंग ट्रेड्स? सो डीमार्ट तो डेफिनेटली हमारे रडार पे भी रहेगा। तो डीमार्ट के अलावा अगर आप देखोगे तो रिलायंस हमने सजेस्ट किया था, वो एक गैप अप के साथ खुला है। तो उसके अलावा हमने SBI सजेस्ट किया था। बैंक निफ्टी जिस तरह से 100 पॉइंट गैप डाउन थी, अब आप देखोगे तो ग्रीन नोट पे आ चुकी है बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं। तो आप SBI के ऊपर ध्यान दे सकते हो। 828 के आसपास ट्रेड कर रहा है करंट मार्केट प्राइस से, आप लॉन्ग करके जा सकते हो। एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू आपको 810 का स्टॉप लॉस रखना रहेगा, लेकिन अगर आप एज ए ट्रेडिंग इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हो तो 820 के स्टॉप लॉस के साथ आप SBI को लॉन्ग कीजिए। और जिस तरह के चार्ट पैटर्न हमें देख रहे हैं, देयर आर चांसेस कि हम 840 845 तक की रैली आज इंट्राडे में ही देख सकते हैं। तो SBI लुक्स वेरी मच प्रॉमिसिंग एट करंट मार्केट प्राइस। डेफिनेटली वन कैन गो लॉन्ग। ये बिल्कुल किरण की भी राय आ गई, चंदन की भी राय आ गई। चंदन, आपसे जानना चाहूँगा कि स्टार्टिंग सेशन में ट्रेंड पे भी जो है कंजम्पशन स्पेस पे जो है अच्छी मोमेंटम आ रही है। स्टॉक हरे निशान में ट्रेड कर रहा है। ट्रेंड पे क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होने चाहिए जिस पे हमारी नज़र हो? देखिए ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड में पिछले महीने एक बड़ा करेक्टिव मूव देखने को मिला था। उसका हैंगओवर अभी खत्म नहीं हुआ, इसलिए धीरे धीरे वो यहाँ पे आ रहा है। लास्ट मंथ की हम बात करें तो 6250 से लेके 5000 तक की डिक्लाइन ट्रेंड में देखने को मिली। बट अभी पिछले लगातार 4 वीक से स्लो एंड स्टडी ऊपर के लेवल यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो 50 डे के ऊपर होल्ड कर रहा है। कल के दिन रिकवरी हुई, आज के ऊपर भी अपने आप को होल्ड कर रहा है। तो वापस एक ट्रेंड है वो पॉजिटिव टू रेंज बाउंड बायस में ट्रेंड शिफ्ट हुआ है। तो बाय ऑन डिक्लाइन का स्ट्रेंथ हम रखेंगे। 5400 के सपोर्ट से 5700 तक के स्विंग यहाँ पे प्ले किए जा सकते हैं। ऑलराइट किरण, आपके पास हम आएंगे बिकॉज अब टेक्निकली क्योंकि थोड़ा सा कंजम्पशन पर ही फोकस है। कल यही थीम बाजार ने भी पकड़ी है और यही मोमेंटम हमें अर्थव्यवस्था के हिसाब से भी और तमाम GST रिफॉर्म्स को देखते हुए बनता हुआ भी दिखाई दे रहा है। आज क्योंकि कुछ खास डायरेक्शन नहीं है बाजार में, तो इन्हीं कंजम्पशन पैक्स में से खासतौर से ऑटो, क्योंकि शुरुआत में चंदन ने भी कहा कि वो उनके रडार पर रहेगा, कुछ इनिशिएट करने की सलाह आप दे सकते हैं करंट लेवल्स पर? ऑटो के अंदर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं हीरो मोटर कॉर्प, बजाज ऑटो एंड आइशर मोटर, ये तीनों टीम के ऊपर नजर रखनी चाहिए। करंट मार्केट प्राइस से अगर हम किसी को करंट मार्केट प्राइस से ही एंट्री लेनी है तो बजाज ऑटो लुक्स वेरी मच प्रॉमिसिंग एट करंट मार्केट प्राइस। ओवरऑल आप देखोगे तो एक बड़ा सा कंसोलिडेशन पैटर्न और उसके बाद का ब्रेकआउट कल के गैप अप के बाद आप देख रहे हो। तो 8600 के आसपास ट्रेड कर रहा है। कोई भी गिरावट इसमें आती है 8550 तक तो वो एक एक्यूमुलेशन जोन है। 8500 का हम स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे और देयर आर चांसेस कि असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट के हिसाब से कहीं ना कहीं 9000 तक के लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे। तो नॉट ओनली जस्ट फॉर द इंट्राडे, बट आप थोड़ा नजरिया 1-2 महीने का रखिए और बजाज ऑटो के ऊपर हम लॉन्ग कर सकते हैं 8500 के स्टॉप लॉस के साथ।
साथ ही थोड़ा सा अगर हम एफएमसीजी की ओर जाएं और ख़ासतौर से डाबर इंडिया जैसे काउंटर्स पर, क्या आपको लगता है कि जो हमने नतीजे आते हुए देखे और जिस तरह का एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर आता हुआ हमने देखा था, मार्जिन्स को किसी भी तरह से वो सस्टेन करने में कामयाब हो पाएंगे? टेक्निकली इस काउंटर में फ़िलहाल कुछ इनिशिएट करने की सलाह आप दे सकते हैं पोजिशनली? हालांकि रेड फ्लैग्स हैं, लेकिन अब जिस तरह से हमने कॉमेंट्री भी आती हुई सुनी है और जो फ़ायदा भी इनको मिलता हुआ अब हम देखेंगे, जैसे कंजम्पशन थीम रोल आउट करेगी, जैसे फ़ायदे पास ऑन होते हुए दिखाई देंगे, पोजिशनली कोई व्यू बनाया जा सकता है? तो पहले मैं निफ्टी एफएमसीजी के ऊपर व्यू देना चाहूंगा। अगर आप निफ्टी एफएमसीजी के इंडेक्स के ऊपर आप ध्यान दोगे तो 54,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। लगातार 2 बार 54,000 को टच करके निफ्टी एफएमसीजी ऊपर में 56,000 तक आया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। अब कल के गेन्स भी इरोड कर दिए हैं और स्टॉक मतलब इंडेक्स जो है वो अपने 20 डेज मूविंग एवरेज के नीचे कहीं ना कहीं फिसला हुआ है। तो स्टॉक स्पेसिफिक मुझे लग रहा है यहाँ पे हमें ध्यान देना चाहिए। ओवरऑल ये जो इंडेक्स है तो सेक्टर है वो और थोड़े टाइम के लिए साइडवेज ही रहेगा। यहाँ से मेजर कट ऑफ आए प्राइस में उसके चांसेस कम है, लेकिन टाइम वाइज करेक्शंस के अंदर है। जब तक 56,000 के ऊपर निफ्टी एफएमसीजी नहीं निकलता है तब तक टाइम करेक्शंस कंटिन्यू रहेगा। अब स्टॉक स्पेसिफिक आज सुबह ही हमने इमामी के ऊपर डिस्कस किया था। इमामी लुक्स वेरी मच पॉजिटिव क्योंकि एक बड़ा सा कंसोलिडेशन पैटर्न यहाँ पे ब्रेकआउट के कगार पे खड़ा है। स्टॉक अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा है और लगातार 3-4 दिन से विथ वॉल्यूम हाई टॉप हाई बॉटम पैटर्न के अंदर रिज्यूम किया हुआ है। तो इमामी के ऊपर आप करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग कर सकते हो। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस आप 550 का मेंटेन कीजिए एंड ऊपर में 630 क्रॉस करने के बाद एक बड़ी सी अपस्विंग इमामी लिमिटेड में आ सकती है। तो एफएमसीजी में इमामी लुक्स पॉजिटिव, आप वहां पे लॉन्ग कर सकते हो। ठीक है, इमामी पॉजिटिव लग रहा है। 630, 750 के टारगेट। अच्छा, बड़े टारगेट है। थोड़ा सा ना आपको पोजिशनली इसको रखना है। शेयर हालांकि आधे % ही ऊपर आपको दिखाई देगा। आज के बाजार को अगर आप देखेंगे तो निफ्टी बैंक की जो शुरुआत हुई थी करीब 125 अंक नीचे हुई थी, लेकिन अब निफ्टी बैंक के करीब 50 अंकों पर थोड़ा रिवर्सल वहां पर भी आ रहा है। निफ्टी की बात करें, 50 अंकों की तेजी, 24,900 के ऊपर निकल गया है निफ्टी। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी आज के सत्र में आपको बेहतर दिखाई देगा क्योंकि करीब 1600 शेयर तेजी वाले हैं और जो गिरावट वाले शेयर हैं उनकी संख्या है 700 के आसपास। लीडरशिप की भूमिका में आ गया है भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल में जो तेजी है वो 2% की है, रिलायंस में थोड़ी सी कम 1.9% की। और ये दोनों के दोनों शेयर टेलीकॉम से जुड़े हैं। टेलीकॉम में देखिए रिलायंस जियो ने क्या किया है कि अपना जो 1 GB वाला प्लान था उसको उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया है। तो फोकस ये है। और सुनील मित्तल ने कहा भी था कि टेलीकॉम में 300 रुपए के आरपू यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर यही सस्टेनेबल होंगे और उस दिशा में कंपनियां लगातार काम कर रही हैं। हालांकि अगर आप जियो के आरपू की बात करें तो वो 210 रुपए के आसपास का आरपू है, लेकिन लगातार उस चीज में बढ़ोतरी हो रही है। तो एक तो एक्विजिशन और दूसरा ये प्लान जो उन्होंने डिसकंटिन्यू किया है। अब जो मिनिमम जो प्लान होगा आई थिंक कि 299-300 रुपए वाला होगा। आप दोनों शेयरों में तेजी आज के सत्र में देख रहे हैं। भारतीय एयरटेल और रिलायंस दोनों 2% ऊपर। चंदन जी, दोनों में से एक चुनना हो टेलीकॉम प्ले के लिहाज से, आपको ज्यादा स्ट्रेंथ कहां दिख रही है? बिल्कुल, देखिए दोनों ही काउंटर काफी अच्छे। यूजुअली मैं मोस्ट ऑफ द टाइम भारतीय पिक करता हूं क्योंकि वहां पे लो बीटा है और कोई मेजर डाउन साइड नहीं होते हैं, ड्रॉ डाउन भी लिमिटेड रहते हैं आपके हर बार पोजीशन में। तो भारतीय तो बिल्कुल हमारा प्रेफर्ड पिक रहेगा, तो उस पर मैं सबसे पहले खरीदारी की सलाह दूंगा। तो भारतीय खरीदे, सपोर्ट रहेगा लगभग 1895 के आसपास, ऊपर में 2010 तक के टारगेट भारतीय में बनने चाहिए। और रिलायंस में भी सेटअप पॉजिटिव हो रहा है क्योंकि पिछले लगभग 6-7 वीक के लोअर टॉप लोअर बॉटम को निगेट करके और पिछले 10-12 दिनों से थोड़ा स्टेबल फॉर्मेशन बना है। 1360 1370 के हायर बेस इंडिकेट कर रहे हैं पॉजिटिव मूव बनना चाहिए। तो भारतीय तो पॉजिटिव है, रिलायंस भी अब पॉजिटिव लग रहा है। और यहाँ पे लगभग 1390 के सपोर्ट से लगभग आपको ऊपर में 1450 तक के टारगेट दिख सकते हैं। तो दोनों ही काउंटर में पॉजिटिव है। और रिलायंस यदि चलते हैं और बॉटम आउट होता है तो मेरे हिसाब से बाजार को भी वापस 25,000 के साइकोलॉजिकल मार्क्स के ऊपर होल्ड करने में सहारा मिलेगा। ठीक है, रिलायंस को लेकर, भारतीय एयरटेल को लेकर ये व्यू। 2010 के टारगेट चंदन जी ने सुझाए हैं भारतीय एयरटेल के लिए। चंदन जी, आपके सामने मैं 2 और स्टॉक में रख रहा हूं, दोनों को लेकर मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज है। डिलीवरी में भी हमने गजब की रिकवरी देखी। अगर आप साल भर में देखेंगे तो वी शेप रिकवरी डिलीवरी में आई है और ये 52 वीक हाइस पर डिलीवरी का शेयर ट्रेड कर रहा है। अगेन अगर आप पेटीएम को देखें, पेटीएम भी 52 हफ्ते की ऊंचाई पर है, 1200 रुपए की तरफ ये शेयर बढ़ चला है। ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से अच्छे कमेंट्स आए हैं, नतीजे अच्छे आए हैं, कारोबार को लेकर भी कंपनी की तरफ से बढ़िया न्यूज आई है।
और पेटीएम का भाव है 1180 रुपए का। पेटीएम ये डबल हो गया साल भर में 52 वीक की अगर आप अवधि की बात करें तो। चंदन जी, इन दोनों में से अब क्या चुने? पेटीएम में आपको लगता है कि अभी आगे और स्ट्रेंथ है और डिलीवरी क्या ये जो अपमूव है इसको बरकरार रखेगा? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले आप डिलीवरी की बात करें तो हमारा इस काउंटर पे पॉजिटिव है और मेरे हिसाब से पिछले लगातार 7-8 वीक से इस काउंटर को सजेस्ट कर रहा हूँ और अच्छा खासा मूव देखने को मिला है। हालांकि पिछले 4-5 दिन से कंसोलिडेटेड बट मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है। जब तक 450 होल्ड करता है डिलीवरी में ओवरऑल बुलिश बायस रहेगा, ऊपर में 490-500 तक के टारगेट के लिए। और पेटीएम भी बिल्कुल अच्छा लग रहा है। इवन यहाँ पे 4 दिन पहले हमने खरीदारी की सलाह भी दी थी। ओवरऑल मोमेंटम बरकरार रहना चाहिए। 1150 का इमीडिएट सपोर्ट है, 1215 तक के टारगेट के लिए। तो न्यूज एंड बिजनेस के दोनों ही काउंटर है जहाँ पे पॉजिटिव बायस है। मेरे हिसाब से हल्के फुल्के कोई भी डिक्लाइन आए तो इन काउंटर में पॉजिटिव पोजीशन बनानी चाहिए। ये बिल्कुल डिलीवरी पे देखें तो शार्प अप मूव आ रहा है और हमने बताया भी था फेस्टिव सीजन के पहले जितने भी आपके जो लॉजिस्टिक्स प्ले हैं उनमें अच्छी मोमेंटम और बस भी देखने मिल रहा है। पेटीएम पे भी जो है खरीदारी की राय चंदन की तरफ से आ रहा है। टेलीकॉम सेगमेंट पे हमारी बातचीत हो रही थी, अभिषेक थोड़ी देर पहले भारती एयरटेल और जियो के बारे में बात भी कर रहे, तो इस पर एक खास रिसर्च भी हम थोड़ी देर में आपके सामने लाने वाले हैं। लेकिन किरण, एक बार टेलीकॉम एंसिलरी स्टॉक्स पे भी नज़र डालते हैं। इंडस टावर, स्टेरलाइट टेक, इन सारे स्टॉक्स में आपको कुछ अच्छा स्टॉक लग रहा है? तो अगर लग रहा है, और तेजस नेटवर्क्स और आईटीआई भी हैं, और देखा जाए इंडस टावर तो रिवर्सल कर रहा है, लेकिन यहाँ पे टेलीकॉम एंसिलरी स्टॉक्स पे आपकी क्या राय रहेगी? सो इंडस टावर लुक्स प्रॉमिसिंग, बट मेरे हिसाब से थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि एक आप देखोगे तो पिछले टाइम जब 450 से करेक्शन आया था तो उस करेक्शन में कहीं ना कहीं 330-350 के आसपास स्टॉक ने बॉटम बनाया था। अब वापस उसी बॉटम के आसपास स्टॉक अवेलेबल है, तो एक पोजिशनल स्टॉप लॉस 320 के हिसाब से आप लॉन्ग कर सकते हो। थोड़ा रिस्की रहेगा बेट, बट 320 के स्टॉप लॉस के साथ आप इंडस टावर लॉन्ग कर सकते हो। अगर 320 का लेवल इंटैक्ट रहता है तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि आप ऊपर में एटलीस्ट 360-370 तक की रैली एक्सपेक्ट कर सकते हो। 320 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर रखना और आप पोजीशन लॉन्ग कर सकते हो। जी बिल्कुल। तो ये जो पूरी खेमा है टेलीकॉम सेगमेंट का, इस पे जो है हमारी नज़र ज़रूर रहने वाली है। चंदन, मेटल स्पेस से जो है बात करें तो जिस तरह ग्लोबल क्यूज़ सजेस्ट कर रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन आ सकता है। अब नॉर्मलाइजेशन आएगा तो मेटल्स पे डिमांड कि अच्छी अपमूव भी आ सकती है। चाइना का मैक्रो डेटा भी उतना ख़राब है नहीं। कल हमने देखा कि मेटल स्पेस में अच्छी मूवमेंट आई थी। एंटी डंपिंग ड्यूटी सेफगार्ड की जो अनाउंसमेंट आई थी, एक्सटेंशन हो सकता है, बातचीत चल रही है। लेकिन मेटल स्पेस में देखें तो आज फ्लैटिश है और वॉलेटिल काउंटर ज़रूर है। लेकिन अगर लंबे अवधि के लिए चंदन आपको कोई स्टॉक लेना होता तो कहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल होता, ये बताएं। देखिए, मेटल में मैं रिस्क रिवॉर्ड से ज़्यादा स्ट्रेंथ को प्ले करूंगा और यदि मुझे एक नाम मेटल काउंटर में देखना है तो मैं जेएसडब्ल्यू स्टील पे भरोसा करूंगा, क्योंकि काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ इस काउंटर में लगातार पिछले 6 सालों से तेजी बरकरार है, हायर बेस बनते जा रहे हैं। इवन जब भी मार्केट करेक्ट होता है ये साइडवेज हो जाता है, जो इसका एक इंपॉर्टेंट बिहेवियर है एक नई रैली को ड्राइव करने के लिए। तो मेरे हिसाब से जेएसडब्ल्यू स्टील मेरी तरफ से एक प्रिफर्ड पिक रहेगा। इमीडिएट बेसिस पे 1050 का सपोर्ट है, ऊपर में लगभग 1135 तक के टारगेट के लिए। और राइट, चलिए आप दोनों से ही थोड़ा सा जो कंसल्टेशन पेपर आया है जहां पर न्यू एलिजिबिलिटी नॉर्म्स, डेरिवेटिव्स और नॉन बेंचमार्क इंडिसेस को लेकर जो एक पब्लिक से सलाह मांगी है सेबी ने, उस पर बातचीत करना चाहते हैं। किरण, आप हमारे साथ हैं? मेरे ख्याल चंदन है हमारे साथ। ओके चंदन, थोड़ा सा इस कंसल्टेशन पेपर पर हम बात करना चाहते हैं। हाउ डू यू रीड दिस, बिकॉज न्यू इंस्टेड ऑफ मेकिंग न्यू बेंचमार्क्स एंड इंडिसेस, यहाँ पर जो मौजूदा है उन्हीं में ही थोड़ा सा रीजिग और नए नॉर्म्स, कंस्टिट्यूएंट लिमिट्स और वेट कैप्स को बदलाव करने की सिफारिश यहाँ पर सेबी ने प्रपोज की है। कंसल्टेशन पेपर अपने बीच में जो केसेस हुए थे उसको ध्यान में रखते हुए, बिकॉज अधिकतर समय ये पाया गया है कि कुछ लार्ज कैप कंपनियों का, खासतौर से अगर हम बैंक निफ्टी की देखें तो बहुत एक्सट्रीम हेवीली वेटेज होता है और जब एक्सपायरी का दिन होता है तो उस वक्त थोड़ी सी यहाँ पर मिस हैंडलिंग इंडेक्स के लिहाज से दिखाई देती है। रिपोर्ट भी हुई है, आप कैसे इसको पढ़ रहे हैं? जी देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है और मेरा पर्सनल राय है कि रेगुलेटर जो भी कर रहा है कहीं ना कहीं निवेशकों के हितों के लिए कर रहा है। और अभी आप इंडेक्स की बात करें तो सेलेक्टिव काउंटर है जिनका फ्री फ्लोट मार्केट कैप ज्यादा है, तो ऑब्वियसली इंडेक्स में उसका वेटेज ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं वेटेज का केप
भी यहाँ पे हो रहा है, साथ में डाइवर्सिफाई भी हो रहा है, तो उसके चलते सेलेक्टिव काउंटर के मूवमेंट की वजह से इंडेक्स में बड़ा मूव नहीं होगा। मेरे हिसाब से इन सब सिफारिशें यदि लागू होती है तो कहीं ना कहीं मार्केट की बड़ी वॉलेटिलिटी कम होगी, सेलेक्टिव काउंटर में बड़े मूवमेंट की वजह से मूवमेंट नहीं आएगा, ब्रॉड बेस्ड बाइंग होगी, तभी इंडेक्स उसका बिहेवियर रिफ्लेक्ट करेगा। तो आई थिंक ओवरऑल कंपैरेटिवली बड़े स्विंग्स कम रहेंगे, और सिलेक्टिव ब्रॉड बेस्ड बाइंग आएगी तभी मार्केट में उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। चलिए एक बार फिर से यहाँ पे रेगुलेटर आता हुआ निवेशकों के हित की सुरक्षा करने के लिए अमोल आठवले साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका। और आप जुड़े हैं तो सबसे पहले शुरुआत आपकी रिकमेंडेशन और पिक से ही करेंगे, बिकॉज आज बाजार को भी एक डायरेक्शन की जरूरत है और उससे भी ज्यादा हमारे दर्शकों को डायरेक्शन की जरूरत है। बताइए कहाँ पर क्या रणनीति सुझाएंगे? जी नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। आई थिंक रिलायंस के साथ जाना चाहूंगा, पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ। आज रिवर्सल हुआ है, उसमें 1410 के आसपास चल रहा है। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे हैं 1460 1480 के। टाइम लेगा थोड़ा सा, बट ओवरऑल लग रहा है कि जिस तरीके का रिवर्सल हुआ, मुझे लगता है ये टारगेट्स आना पॉसिबल है मीडियम टर्म में। स्टॉप लॉस रहेगा उसका 1375 का। दूसरा मैं डीएलएफ के साथ जाना चाहूंगा, 773 के आसपास है। 820 के पोजिशनल टारगेट्स निकल के आ रहे और 750 उसका स्टॉप लॉस रहेगा। ये दोनों ही स्टॉक ऐसे थे कि कल के रैली में इतना चले नहीं थे, बट उन्होंने एक रिवर्सल फॉर्मेशन जरूर फॉर्म किया था। आज ऐसा लग रहा है कि कल के जो मोमेंटम पिक्स थे वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग ऊपर के लेवल में देखने को मिल रहा है, और जो रिवर्सल फॉर्मेशन थे जो कल नहीं चले थे उस स्टॉक में थोड़ा सा बाइंग एक्टिविटी है। मुझे लगता है पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से डीएलएफ और रिलायंस में पोजिशनली अगर हम देखते हैं तो टेक्निकल बाउंस बैक आने के चांसेस काफी ब्राइट लग रहे हैं। ठीक है, रिलायंस के लिए 1375 रुपए का स्टॉप लॉस, डीएलएफ के लिए 750 रुपए का स्टॉप लॉस, और डीएलएफ का जो टारगेट होगा वो होगा 820 का। रिलायंस का टारगेट 1460 1480 रुपए का होगा। ये अमोल की तरफ से इन दोनों शेयरों पर भरोसा। और वैसे भी हमने देखा था कि प्रॉपर्टी स्टॉक्स में एक राउंड की काफी हेवी प्रॉफिट टेकिंग आ चुकी है, और उसके बाद अगर हम फंडामेंटली भी देखें तो वैल्यूएशन थोड़े से आकर्षक तो हुए हैं, लेकिन बाजार हम देख रहे हैं कि एक नैरो रेंज में है। शुरुआत में अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी बैंक फिर से प्रेशर दिखा रहा है, 60-65 अंकों के आसपास की गिरावट हो गई है। और एक और चीज आप नोटिस कीजिए कि धीरे धीरे जो गिरने वाले जो शेयरों की संख्या है ना वो बढ़ रही है। करीब 1024 शेयर अब गिरावट वाले हो गए हैं, और जो चढ़ने वाले शेयरों की संख्या वो है 1400। तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो अभी तक तो बेहतर है, लेकिन थोड़ी सी उसमें कमजोरी हो सकता है कि आगे बढ़े। निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स आपको नीचे दिखाई देगा, निफ्टी का स्मॉल कैप इंडेक्स 100 शेयरों वाले, ये स्मॉल कैप इंडेक्स आपको बिल्कुल सपाट दिखाई देगा। तो मिड कैप स्मॉल कैप में उतना उत्साह नहीं है। अगर हम इंडेक्स की बात करें तो ये 2-3 शेयर हैं जो बाजार को सपोर्ट करने काम कर रहे हैं। अब रिलायंस का वेटेज अगर हम निफ्टी की बात करें तकरीबन 9-10% के आसपास का वेटेज है, तो 2% ऊपर अगर रिलायंस का शेयर अगर है तो निश्चित तौर पर सपोर्ट इंडेक्स को वो दे रहा है। भारतीय टेल का वेटेज करीब 3-3.5-4% के आसपास निफ्टी में होना चाहिए। भारतीय टेल में मजबूती है। और टू व्हीलर स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि लगातार स्ट्रेंथ बनी हुई है। आयशर में तेजी है, और हीरो मोटो में भी हम देख रहे हैं कि 1% की तेजी है। लेकिन हीरो मोटो की जो जर्नी रही है 4100 रुपए 4200 रुपए की जिस रेंज में फंसा हुआ था वहां से निकला तो 5000 रुपए के ऊपर ये शेयर निकल गया। कल हमने 5100 रुपए के आसपास के लेवल देखे थे हीरो मोटो के शेयर में। हीरो मोटो चंदन जी, ये 5000 रुपए के ऊपर आपको लगता है कि एक नई टेरिटरी में ये शेयर एंटर कर गया है? क्योंकि अगर हम 28% से लेकर 31% अगर उसमें सेस जोड़ दें अगर जीएसटी में, तो उस ब्रैकेट में इनकी करीब 93% बाइक्स आ जाती थी। तो एक बड़ी रिलीफ है जीएसटी के फ्रंट पर, और फेस्टिवल आगे खड़े हैं, रूरल प्रेजेंस अच्छा है। हीरो मोटो के चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं, कहां तक दौड़ेगा शेयर ये? बिल्कुल, देखिए निफ्टी ऑटो सेक्टर में हमारा पॉजिटिव व्यू है और बिल्कुल हीरो मोटो अच्छा लग रहा है। और मैं आपको बताना चाहूंगा इसके साथ में कि सुबह हमने डीमार्ट के साथ में हुंडई पे खरीदारी की सलाह दी, और स्टॉक अभी लगभग 4% की बढ़त, 3.5-4% की बढ़त से है, तो वो काउंटर अच्छा लग रहा है। यानी कि पूरे सेक्टर पे हमारा पॉजिटिव रुझान है। अब हीरो मोटो की स्पेसिफिक बात करें तो स्टॉक में पिछले 4 वीक में काफी अच्छा मूवमेंट देखने को मिला था। उससे पहले कंसोलिडेशन देखने को बना है। स्टॉक अपने लगभग 9-10 महीने के हाईएस्ट लेवल पे, और जिस हिसाब से साइकोलॉजिकल 5000 के लेवल के ऊपर टिकता है, नया मूव बनना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि 4900 का सपोर्ट यहाँ पे इंटेक्ट रहना चाहिए। 5150 से 5200 तक की रैली भी हीरो मोटो में मौजूदा लेवल से बन सकती है। ठीक है, 5100 से लेकर 5200 तक की तेजी आपको बहुत शॉर्ट टर्म में ये गेंस दिख सकते हैं। 3 महीने में देखिए 18% हीरो मोटो का शेयर चला है। हमने देखा था कि 6500 रुपए के भाव हो गए थे, गिर के ये वैल्यूएशन थोड़े हाई हो गए थे।
और 3,500 के आसपास आया। लेकिन जो यूरोप में प्रेजेंस को लेकर इनकी खबरें आई, ईवी को लेकर जो इन्होंने थोड़ा पुश किया, विदा जो उनका ब्रांड है उस पर भी काफ़ी फोकस है, तो हीरो मोटो को इससे सपोर्ट मिला और बढ़िया रफ्तार से ये शेयर चलता हुआ दिखाई दिया है। अभी भी हालांकि 52 वीक अगर आप देखेंगे तो 4% नेट ये नीचे रह गया है शेयर। लेकिन एक और शेयर जो कंजम्पशन की थीम वाला है लेकिन चल नहीं रहा है, थोड़ा ठिठक के चलता है ये, और शेयर का नाम है वरुण बेवरेजेस। हालांकि 1-1.5% ऊपर ये आज दिखाई देगा। अमोल, वरुण बेवरेजेस को लेकर आपका व्यू क्या है? इसको हम निश्चित तौर पर अमेरिका से जोड़ के भी देखते हैं क्योंकि ये पेप्सिको की ही बॉटलर है। 500 रुपए के ऊपर बार बार हमने स्ट्रेंथ देखते हैं वरुण बेवरेजेस में, लेकिन वो स्ट्रेंथ टिक नहीं पाता है। कंफर्मेशन कब आएगा, कौन से लेवल के ऊपर निकलेगा तो आप कहेंगे कि नहीं अब तेजी की शुरुआत होगी है वरुण बेवरेजेस में? 520 एक प्रॉमिसिंग लेवल रहेगा ऑन द हायर साइड अगर हम देखते हैं तो। द रीजन बिहाइंड दैट कि वहां पे एक लोअर टॉप भी बना है और वो जो एक रेंज में फंसा हुआ है स्टॉक, जैसा कि आपने कहा कि एक ऊपरी लेवल पे दबाव भी देखने को मिलता है, तो वो जो रेंज आ रहा है, वो रेजिस्टेंस आ रहा है शॉर्ट टर्म में, वो आ रहा है 520 के आसपास। अगर उसके ऊपर के क्लोजिंग आना चालू हो जाते तो आई थिंक मुझे लगता है एक डायरेक्शनल मूवमेंट जो अभी मिसिंग है वो आने के चांसेस काफी ब्राइट लग रहे हैं। 520 525 के ब्रेकआउट के बाद ये स्टॉक ऑन द हायर साइड 550 555 तक जाने के चांसेस चार्ट्स पे काफी ब्राइट लग रहे हैं। ऑन द लोअर साइड अगर हम सपोर्ट की बात करेंगे तो एक डबल बॉटम सपोर्ट फॉर्म हुआ है जो अराउंड 495 के आसपास है। जब तक उसके ऊपर आई थिंक ये पॉजिटिव कंसोलिडेशन कंटिन्यू रहेगा, बट डायरेक्शनल मोमेंटम 520 के ऊपर ही आने के चांसेस काफी ज्यादा लग रहे हैं। बेवरेजेस पे जो है अमूल की अहम राय है। चंदन, एक बार पेट्रोनेट एलएनजी पे फोकस करते हैं। यहाँ पे एक अच्छी अपमूव देखने मिल रही है। स्टॉक लगभग कह सकते हैं 2% ऊपर है दिन के ट्रेड में। आज ऑफ कोर्स वॉलेटिलिटी थोड़े काउंटर्स में देखने मिले और बहुत ही छोटे रेंज में जो है बाजार आ रहा है। थोड़ी सी करेक्शन भी जो ऊपर से देखने मिल रही है, पर पेट्रोनेट एलएनजी देखें तो ये अब डेज हाई लेवल पे किस तरह टेक्निकल चार्ट्स लग रहे हैं और आई थिंक बहुत ही छोटे समय के लिए जो है आप अपने व्यू दें। इंट्राडे भी हो सकता है क्योंकि ये बहुत वॉलेटाइल काउंटर रहता है अगर आप पोजिशनली खेलें। तो पेट्रोनेट एलएनजी पे क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे और चार्ट्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं चंदन? बिल्कुल, देखिए पेट्रोनेट की आप यदि बात करें तो इस काउंटर में नीचे के लेवल से रिकवरी हुई है और उससे पहले एक स्ट्रक्चर नेगेटिव था, वीकली चार्ट में लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा था, बट पिछले लगभग 9 दिनों से एक रेंज बाउंड बायस है और 270-271 का बेस बना चुका है। तो मेरे हिसाब से अब रिवर्सल बनना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल हो रहा है। और आपको बताना चाहूंगा पहले भी इस काउंटर ने 270 के लेवल से टर्न किया था और ऊपर में 327 तक गया, तो सेम लेवल पे आया, इसलिए सपोर्ट बेस बाइंग बनेगी। 270 के सपोर्ट से फिलहाल 293 तक के अपसाइड टारगेट यहाँ पे बन सकते हैं। पेट्रोनेट एलएनजी पे जो है ज़रूर हमारी नज़र रहेंगे। मुंबई की रेन एक अपडेट आ रही है, ये हम बता दें। मुंबई की मीठी रिवर पे भारी बारिश के कारण जो है जल भराव आ रहा है। तो मीठी रिवर आई थिंक कविता, ये आई थिंक क्रूशल रहता है बाहर के जो ट्रैवल्स आते हैं उसको लेके, तो ये एक इम्पोर्टेंट और इसका स्तर बढ़ जाना मतलब फ्लडिंग ज़्यादा रहने। हालांकि अब की बार पता है अच्छी बात ये है कि मुंबई ने हेडलाइन फ्लडिंग की वजह से नहीं आया है, यानी वो जो बूस्टर्स हैं वो काम कर रहे हैं और सारे ही सिटीजन्स इसकी तारीफ भी कर रहे हैं सोशल मीडिया में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और हम भी सिटीजन से मुंबई के, तो ऑफकोर्स हम जरूर थैंक करेंगे बीएमसी को जिस तरह वो ये करंट सिचुएशन जो है सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन आए दुरुस्त आए, मैं फिर भी एक लाइन बोलना चाहती हूं। सबसे इम्पोर्टेंट जरूर है, लेकिन ये कितना दिन तक टेस्ट होता है, कितना इम्पैक्ट आता है, वो 2-3 दिन बाद पता आएगा। लेकिन चलिए, अगर आप आज देख रहे हैं कि जियो की इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट आई है। अगर आप जियो के सिम इस्तेमाल करते हैं तब आपको 1 GB पर डे का प्लान अब से नहीं मिलेगा, 1.5 GB मिनिमम हो जाने वाला है। क्या डिटेल्स है पूरे टेलीकॉम सेगमेंट में, जियो की क्या अनाउंसमेंट आई है और आगे जाते हुए इम्पैक्ट क्या रहेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये सारे डिटेल्स हमें पुलकित बताएंगे। पुलकित, बताएं टेलीकॉम सेक्टर में अब क्या नया चल रहा है? जी शरद जी, तो अगर नए की बात की जाए तो सर महंगाई नजर आ रही है। जो जियो के 1 GB प्रतिदिन के प्लान थे वो अगर हम जियो की ऐप में देखें तो अब वो डिसकंटिन्यू हो चुके हैं और वहां पे हमें 1.5 GB प्रतिदिन का जो प्लान है वो अब नजर आ रहा है। ये 2 तरह के फॉर्म में है। एक तो अगर हम 22 दिन की वैलिडिटी के साथ अगर इसका रिचार्ज करते हैं तो लगभग 239 रुपीज़ का ये प्लान आएगा। वहीं अगर हम 28 दिन की वैलिडिटी के साथ इसे रिचार्ज करते हैं जो 1.5 GB प्रतिदिन का प्लान है तो ये लगभग 299 रुपए का पड़ेगा। वहीं अगर हम दूसरे टेलीकॉम यूजर्स की टेलीकॉम कंपनीज की बात करें जैसे कि एयरटेल और वोडाफोन आइडिया, तो इनके अभी भी 1 GB पर डे के प्लान चालू हैं जिसकी कॉस्ट लगभग 299 रुपए है, लेकिन उसकी वैलिडिटी 28 दिन है।
अब इससे इम्पैक्ट क्या आ सकता है जियो के ऊपर? तो अगर ब्रोकरेजेस की माने तो लगभग 20 से 25% का जो सब्सक्राइबर बेस था वो जियो का इस 1 GB प्रतिदिन वाले प्लान के ऊपर था, और यहां से अब ये डिसकंटिन्यू होने से जो ARPU है वहां थोड़ा सा इंक्रीमेंट हम देख सकते हैं, लगभग 5 से 6% का, ऐसा ब्रोकरेजेस का मानना है। तो अभी देखना होगा कितना इंपैक्ट आता है, ये अगले क्वार्टर रिजल्ट्स में हमको पता चलेगा। लेकिन अभी के लिए ये न्यूज है कि 1 GB प्रतिदिन का प्लान ऑनलाइन रूप से तो अवेलेबल नहीं है। जी बिल्कुल, ये बहुत इंटरेस्टिंग आंकड़ा है। और याद रखिए, अगर आप यूसेज करते हैं तो इंडिया में यूसेज ऑलमोस्ट 32 GB पर मंथ का आता है स्मार्टफोन्स पे, और 2030 में कविता ये डबल हो जाएगा। और हम सबसे ज़्यादा खपत करते हैं। रील्स हो या इन्फॉर्मेशन हो या 18 आवर स्वदेश के अपडेट्स फ़ोन में जो आप देखते हैं, या यूट्यूब में हमारे सारे अपडेट्स आते हैं जब आप शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ, ये सारा डेटा लेता है। और अब डेटा की खपत ज़्यादा हो रही है, प्राइसिंग भी जो है, पावर जो है रिलायंस जियो के पास है, तो उस पर नज़र ज़रूर रखेंगे। चंदन, एक बार फिर से टेलीकॉम सेगमेंट में भारती एयरटेल और रिलायंस की तो हमने बातचीत कर ली, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो भी आ सकता है एजीएम की तरफ से, लेकिन भारती एयरटेल एक अच्छा चॉइस पोजिशनली भी रहा है सबका। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स आप देख रहे हैं? बिल्कुल, आपने यहाँ पे डेटा की सही बात की। इंडिया में टोटल पॉपुलेशन का 85% लोगों के पास में सब्सक्रिप्शन है और मोबाइल यूजर्स है। लगभग शायद 122 करोड़ सब्सक्रिप्शन और डेटा का जिस हिसाब से यूजेज आ रहा है और जिस हिसाब से हम एआई और डिजिटल वर्ल्ड में जा रहे हैं, यूपीआई क्रांति हो रही है, आई थिंक ये पूरा थीम, पूरा सेक्टर परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा आने वाले कुछ दिनों में। सो आई थिंक डिजिटल क्रांति सेक्टर्स और स्टॉक्स को मोमेंटम दिखाएगा। भारतीय एयरटेल की बात करें, काफी अच्छा सेटअप यहाँ पे है, और पिछले 4-5 दिनों से हाई टॉप हाई बॉटम के सीक्वेंस वापस स्टार्ट हो गए। उससे पहले लास्ट मंथ में करेक्टिव मूव देखने को मिला। मौजूदा लेवल से 1895 के सपोर्ट से खरीदारी की सलाह बन सकती है। 1980-2000 तक के टारगेट। रिलायंस भी बॉटम आउट अप्रोच दिखा रहा है और यहाँ हल्का सा फॉलोअप आता है तो 1450 तक के स्विंग बनने चाहिए। दोनों ही काउंटर में पॉजिटिव बायस है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे एक मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म और पोजिशनल, तीनों ही लिहाज से आई थिंक ये काउंटर अब एक मेजर सपोर्ट से टर्न होते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, भारतीय एयरटेल 1400, रिलायंस 1450 के टारगेट्स आ सकते हैं, और भारतीय एयरटेल हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी मजबूत है, 1925 रुपये के भाव है, और तेजी यहाँ से बन सकती है। लेकिन शरद, मुझे आपसे एक चीज़ पूछनी है। अब आप ये पूरा डेटा को लेकर चर्चा कर रहे थे कि क्या हो रहा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप ज़्यादा परेशान कब होते हैं? जब फ़ोन का डाटा खत्म हो जाए या फिर घर में आटा खत्म हो जाए? परेशानी कब ज़्यादा फील होती है? अभिषेक, सबसे ज़्यादा परेशानी होती है फील कि अगर फ़ोन ऑफ रहे और अगर डेटा खत्म हो जाए, क्योंकि डाटा से आटा भी ला सकते हैं, क्विक कॉमर्स है। तो ये तो सबके ही, हमने ऑलरेडी अमोल जी से भी पूछे थे, चंदन जी से भी पूछे थे, तो डाटा बहुत ऊपर है आटा से। जी बिल्कुल। हाँ अभिषेक, डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, देखिए ये नहीं, डेफिनेटली शरद, देखिए डाटा की अहमियत है, और ये सिर्फ बड़े शहरों की बात नहीं है शरद, ये आप छोटे शहर में जाइए। मैं तो बड़े शहरों का भी मूड देखता हूँ, छोटे गांवों का भी मैं मूड समझता हूँ। लोग मतलब ना, जो एक ज़माने में हमको डांटते थे कि क्या फ़ोन पे दिन भर लगे रहते हो, आज हम देखते हैं कि नहीं, फ़ोन से लगातार वो चिपके रहते हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हों या फिर एल्डरली जो जनरेशन है, हमारे बड़े जो बुजुर्ग हैं, मतलब उनके लिए भी ये मतलब ज़रूरत सी बन गई है। तो ये 1 GB से ना काम चलता नहीं है, इसको डिसकंटिन्यू करने के पीछे रीज़न ये भी है। अब 1.5 GB 2 GB नॉर्मल, ये आराम से कंज्यूम हो जाता है, वो कम पड़ जाता है। फिर लोग सुबह का इंतजार करते हैं कि अच्छा सुबह उठेंगे तो हमारे पास डेटा होगा 2 GB का। तो ये चीज़ें हैं। ये रिलायंस जियो का प्लान आप देखिए, 1.5 GB वाला 299 का, 1 GB वाला भारतीय एयरटेल का 299 का, वोडाफोन आइडिया का भी 299 का। तो एक एज तो है रिलायंस जियो को इस मसले पर अगर देखेंगे। और वोडाफोन आइडिया तो क्या ही कहें, भले ही तमाम सर्कल में इन्होंने 5G की शुरुआत की हो, लेकिन अभी भी डेट को लेकर चिंताएं हैं, ऑपरेशंस को लेकर थोड़ी कंपनी पीछे है काफ़ी ज़्यादा। एक व्यू आप चंदन जी जरा वोडाफोन आइडिया पर दे ही दीजिए, अगर हम टेलीकॉम की बात कर रहे हैं तो कितने ऑप्टिमिस्टिक आप हैं? ठीक है, हम इस थियरी से सहमत हो सकते हैं कि सरकार चाहती है कि डुओपोली ना हो, कम से कम 3 कंपनीज हो, और अब टेक्निकली देखा जाए तो ये कंपनी अब ये बिरला जी की या फिर वोडाफोन की नहीं है, तो सरकार की कंपनी हो गई है वोडाफोन आइडिया। आप क्या राय देंगे? 6.5 रुपए का भाव हो सकता है बढ़ के 7.5-8 हो जाए, फिर घूम फिर के भाव वही आ जाते हैं 6-6.5 वाले।
बिल्कुल, देखिए आपने काफी सही बात की कि डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और डेटा इज द नेक्स्ट की ट्रिगर। आपने बिल्कुल सोशल मीडिया की बात की। पहले हम बच्चों को बोलते थे कि रील मत देखो, अब चीजें ये है कि रील खुद बनानी पड़ रही है, क्योंकि जिस हिसाब से लोगों को डिजिटल में सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। तो बिल्कुल मेरे हिसाब से भारती और रिलायंस दो प्रिफर्ड पिक रहेंगे। आइडिया में प्रॉब्लम यह है कि कोई भी रिकवरी आती है, फॉलो अप नहीं आ पाता है। अब देखो कि बीच में लगभग 10.5 रुपए तक का मूवमेंट आया, उसके बाद में अब जो 8.5 और इवन 7.5 8 रुपए भी नहीं निकाल पा रहा है। तो यदि किसी को एक रिस्क के हिसाब से लेना है तो जरूर ले सकते हैं, बट कंसर्न ये है कि फॉलो अप एक्टिविटी नहीं आ रही है। तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि आप बेटर है भारती और रिलायंस जैसे काउंटर में रहें। बट फिर भी आइडिया की आपने बात की है तो मेरा ऐसा मानना है 5.75 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में स्लो एंड स्टडी 8 रुपए के टारगेट बने तो बन सकते हैं। ठीक है, वोडाफोन आइडिया अवॉइड ही कीजिए। मतलब इसमें ज़्यादा गेस करना नहीं चाहिए। मतलब कुछ सुधरने वाली हो सकता है, थोड़ी मोड़ी सुधार आ जाए, लेकिन होता नहीं कि आप मार्केट में खड़े हैं, दो दुकानें हैं, एक दुकान पे चीज़ें सजी हैं, ज़्यादा ऑर्गेनाइज हैं, आपको लगता है कि हाँ ये दुकान अच्छी से चलेगी, अच्छे प्रोडक्ट रखेंगे, वही स्थिति है। वोडाफोन आइडिया चल तो रही है दुकान, लेकिन मामला थोड़ा गड़बड़ इसमें ज़रूर है, क्योंकि पैसे कौन डालेगा इसको लेकर ही सवाल उठते रहते हैं। सरकार इक्विटी में कन्वर्ट कर लेती है वोडाफोन आइडिया के जो ड्यूज़ हैं सरकार के पास, या स्पेक्ट्रम को लेकर या इंटरेस्ट पेमेंट को लेकर, लेकिन उससे बात बनेगी नहीं। सरकार कंपनी नहीं चलाएगी, ये बात सच है। कुछ और शेयरों पर जरा नजर डालते हैं। कल की तेजी के बाद हम देखें कि देखिए एवेन्यू सुपरमार्ट में आज भी तेजी है। बजाज ऑटो ने भी धीरे धीरे हम देखने की रफ्तार पकड़ने की ये शेयर कोशिश कर रहा है, 1.5% के आसपास की तेजी है। लेकिन आज जो डिफेंस वाले शेयर हैं वो फिर से कमजोर हैं। आप देखेंगे कि HAL कमजोर है, BL में कमजोरी आप देखेंगे, भारत डायनेमिक्स का शेयर कमजोर है। तो ये डिफेंस से पैसे निकल रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमने देखा कि लगातार ऑर्डर आए हैं डिफेंस कंपनीज के लिए, और PM मोदी ने भी एक सुरक्षा कवच की मिशन सुदर्शन चक्र की बातचीत की है, लेकिन डिफेंस को बहुत ज़्यादा उसका फ़ायदा नहीं मिला। मतलब वो चीज़ मिसिंग रही। बाकी सारी चीज़ों में तो हमने एक्शन देखा, GST तक ही वो सीमित रहा, बाकी चीज़ें सेमीकंडक्टर हो गया, डिफेंस हो गया, कोई एक्शन आया नहीं। बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, आज हम देख रहे हैं कि जो फाइनेंशियल वाली कंपनी है बजाज फिनसर्व, वहाँ पर थोड़ी थोड़ी सी नरमी आप आते हुए देखेंगे, थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग हो रही है। अमोल जी, बाय ऑन डिप कहां पर करना है फाइनेंशियल्स में, किसी को अगर व्यू लेना हो तो? मुझे आई थिंक बजाज फिंसर एक बेटर अपॉर्चुनिटी लग रहा है। जिस तरीके का करेक्शन हुआ था एक रेंज के आसपास ही, जहाँ पे प्रॉमिसिंग सपोर्ट जोन था 1900 का, वहीं पे खत्म हुआ। उसके बाद एक शार्प बाउंस बैक आया कल, और अभी का जो करेक्शन लग रहा है वो एक रूटीन करेक्शन ज्यादा लग रहा है। तो बड़ा सेटअप अभी भी पॉजिटिव है, ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। मुझे लगता है 1950 एक प्रॉमिसिंग सपोर्ट जोन रहेगा। जब तक उसके ऊपर रहता है ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। ऑन द हायर साइड इमीडिएट रेजिस्टेंस 2050 2075, जहाँ पे लास्ट टाइम करेक्शन चालू हो गया था, वो रेजिस्टेंस जोन इंटैक्ट रहेंगे। मुझे लगता है डायरेक्शनल मोमेंटम पॉजिटिव ही रहने के चांसेस काफी ब्राइट है। ठीक है, बजाज फिनसर्व को लेकर ये व्यू है। IMD यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मौसम विभाग, IMD ने मुंबई में रेड अलर्ट जारी किया है। कल से ही वहां पर भारी बारिश हो रही है, और तमाम जो निचले इलाके हैं वहां के, जो सबर्बन इलाके हैं मुंबई के, वहां पर पानी भर गया है। और अभी थोड़ी देर पहले खबर आ रही थी कि मीठी नदी का जो जल स्तर है, मीठी नदी हम देखते हैं कि माहिम और बांद्रा के इलाके के बीच में एक छोटी सी पतली सी रिवर है, और धारावी तक वो जाती है उधर आगे। उसमें अब खतरे के निशान के आसपास पानी पहुंच गया है। तो थोड़ी सी स्थिति वहां पर निश्चित तौर पर चिंताजनक होती हुई दिख रही है। लेकिन चलिए, बाजार तो चलता रहता है, हम भी आपके साथ जुड़े हुए हैं लगातार। और एक शेयर है, जरा उसको लिख रहा है स्क्रीन पर, PVR में हमने स्ट्रेंथ देखी है हाल फिलहाल। थोड़ा वोलेटाइल रहता है शेयर ये, क्योंकि डिपेंडेंट होती है कि किस फिल्म से कितनी कमाई हो रही है, OTT पे कौन सी अच्छी रिलीज आ रही है। तो अपने थोड़ा डायनेमिक्स चेंज हो गए हैं। PVR वैसे हम 1093 रुपये के भाव, आज 1095 का आज ये हाई बनाए हैं PVR ने। लेकिन अगर हम पिछले महीने भर की बात करें तो बाजार से बेहतर प्रदर्शन करके PVR ने दिया है। चंदन जी, PVR को लेकर आपका व्यू क्या है? पिक्चर आगे अच्छी है इसकी? बिल्कुल, पिक्चर सुधर रही है और अभी 2-3 जो रिलीज हुई है वो काफी अच्छी हुई है। आई थिंक उसका सेंटिमेंट क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रहा है, अदरवाइज स्टॉक उतना परफॉर्म नहीं कर रहा। और रिसेंटली आपके चैनल पे कुछ इंटरव्यूज में मैंने मैनेजमेंट के सुने थे, तो एक पॉजिटिव दृष्टिकोण यहाँ पे देखने को मिल रहा है।
सैयारा, वार 2, ये सब जो है उसकी वजह से थोड़ा सा वापस थिएटर दृष्टिकोण में मोमेंटम हुआ है। तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि दृष्टिकोण बदला है, पिक्चर बदली है, ब्रेकआउट होना चाहिए। मेरे हिसाब से 1065 का इमीडिएट सपोर्ट है पीवीआर में, और इस बार मोमेंटम बनता है तो 1140 1160 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। चंदन जी, फिर लगे हाथ ये भी बता दीजिए कि आखिरी बार आप कौन सी मूवी देखने थिएटर में गए थे? आप गए थे या फिर दूसरों के एक्सपीरियंसेस पर आप ये राय दे रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, मैं अभी लगातार पिछले 3 मूवी देख चुका हूँ। उससे पहले मैं 1.5-2 साल टाइम ही नहीं मिला था मूवी देखने का, बट अभी आई थिंक 3 मूवी मैं थिएटर में जाके देख चुका हूँ, फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ, क्योंकि टाइम मैनेज करना पड़ता है और हो जाता है। और कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया का हाइप है वो भी कहीं ना कहीं एक क्यूरियोसिटी पैदा कर रहा है थिएटर में जाने के लिए। समझ में आ गया चंदन जी कि आप सैयारा देख के भी आए हैं। अब चलिए इस पर तो नहीं पूछेंगे कि कैसी मूवी लगी, क्योंकि मैंने देखी नहीं है। लेकिन एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया शो में। आपसे चर्चा हमारी जारी रहेगी। अमोल जी और चंदन जी हमारे साथ बने हुए हैं। बाजार एक रेंज में है, ज़्यादा कुछ एक्शन आज के सत्र में है नहीं। 2-3 शेयर हैं, बजाज ऑटो, हीरो मोटो, रिलायंस, भारतीय एयरटेल। ये इंडेक्स को ऊपर रखने में फिलहाल तक तो कामयाब है, लेकिन ये है कि धीरे धीरे गिरने वाले शेयरों की संख्या बढ़ रही है। तो छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे, 10 के बाजार की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ और कुछ और शेयरों पर लेंगे सवाल। आप बने रहिए हमारे साथ। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। टैक्स स्लैब्स में कटौती मिलती है जीएसटी के लिए फॉर कंज्यूमर सेगमेंट्स, तो ये एक अच्छी बूस्ट आ सकती है। भारत को अब किसी भी देश पर ऊर्जा के लिए डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। If you get pricing right, इस पे volume multiplication can be really good, and India is a huge opportunity to make in India for the world for auto. गवर्नमेंट का जीएसटी के संबंधित जो मूव है, लोअर एंड पे कंजम्पशन स्ट्रगल कर रहा था, खास करके स्टेपल का वॉल्यूम ग्रोथ अगर आप देखें तो वहाँ पे सर्टेनली इम्प्रूवमेंट आएगा। As a consumer, there is a benefit which is anticipated. डायरेक्ट टैक्स का जो बिल आया है उसमें क्लियरली जो 1 लाख करोड़ का बोनांजा है वो कंजम्पशन को हेल्प कर रहा है। बेसिकली टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्रीज को काफी मदद मिलेगी, क्योंकि आप अगले 50 साल देखेंगे तो इंडिया बिकम द लार्जेस्ट कंज्यूमर। Confused by the market noise? Benchmark your commodity trade with Bigmint's trusted price indexes. We know the pulse of the market. Real data, real markets. We are ISCO audited. Our analysts are SEBI certified. Bigmint, trust the price. Trade with confidence. India's largest price reporting agency. कल की शानदार तेजी के बाद बाजार में आज उतार चढ़ाव के साथ कारोबार। निफ्टी करीब 50 अंक चढ़कर 24,900 के पास, लेकिन निफ्टी बैंक कमजोर 50 अंक फिसलकर 55,700 के करीब। 12 में से 9 शेयर लाल निशान में। रियल्टी शेयरों में दबाव। ब्रिगेड, प्रेस्टीज और लोढ़ा में 1 से 1.5% तक की गिरावट। गोदरेज प्रॉपर्टीज, फीनिक्स और डीएलएफ पर भी दबाव। ऑटो शेयरों ने लगातार दूसरे दिन दिखाया दम। टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो और हीरो मोटो 1 से 2% चढ़कर निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल। सेबी का आईपीओ और एमपीएस के नियम आसान करने का प्रस्ताव। 50,000 करोड़ रुपए से 5 लाख करोड़ रुपए की मार्केट वैल्यू वाली कंपनियों के लिए एमपीओ घटाने का प्रस्ताव।
और भारी बारिश से पानी पानी हुई मुंबई। अंधेरी, जोगेश्वरी, सायन, चूना भट्टी सहित कई निचले इलाकों में भरा पानी। मुंबई और आसपास के कई इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी। नमस्कार, स्वागत है आपका IIT न्यूज़ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं 10 का बाजार। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। कल की शानदार तेजी को बाजार होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। निफ्टी में जो गेंस हैं वो काफी थिन है। सिर्फ 28 से 30 अंकों की तेजी पर आपको कारोबार होता हुआ दिखाई देगा और पूरी तरह से हो रहा है इंडेक्स मैनेजमेंट, क्योंकि रिलायंस है करीब 2% ऊपर, भारतीय एयरटेल 1.5% ऊपर और इसके अलावा ऑटो में बजाज ऑटो, हीरो मोटो, टाटा मोटर्स, ये कुछ शेयर्स हैं जो बाजार को सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। लेकिन प्रेशर कहां से आ रहा है? प्रेशर आ रहा है बैंकिंग शेयरों से, फाइनेंशियल शेयरों से, क्योंकि आज श्रीराम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस ये कमजोर हैं। बैंकिंग की बात करें तो HDFC बैंक कमजोर है, ICICI बैंक कमजोर है, एक्सिस बैंक कमजोर है और निफ्टी बैंक के 12 में से 9 शेयरों में आपको गिरावट दिखेगी और इसी के चलते निफ्टी बैंक जो है आपको 50 अंक नीचे कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। 1450 शेयर NSE पर ऊपर हैं और करीब 1000 शेयर या 1050 शेयर फिलहाल गिरावट पर आपको कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन एक अच्छी चीज बाजार में यह है कि जो इंडिया विक्स है वो नीचे आए हैं। 2.5% की गिरावट इंडिया विक्स में हम देख रहे हैं। 12 के आसपास का इंडिया विक्स है। बाजार को थोड़ा नीचे तो नहीं गिरने देगा ये, या फिर वोलेटिलिटी नहीं आएगी, लेकिन बाजार थोड़ा सा डल भी हो जाएगा। 12 के आसपास का इंडिया विक्स है। तो ऑटो में तेजी है और टेलीकॉम रिलेटेड शेयरों में आज के सत्र में हम तेजी देख रहे हैं। कल की शानदार मूव के बाद कंजम्पशन में आज हम कुछ शेयरों को ऊपर देख रहे हैं और उसमें आप देखेंगे कि ऑटो के अलावा रिटेल में एवेन्यू सुपरमार्ट्स के शेयर में कल की तेजी कंटिन्यू हो रही है। करीब 2% के आसपास की बढ़त है और ऑटो एंसिलरी में बॉश और इसके अलावा सोना, BLW जैसे शेयर भी आप मजबूती के साथ कारोबार होते हुए देखेंगे। तो ये है बाजार